दूसरे दिन रोलैंड ने पहले लाइब्रेरी जाने का प्लान बनाया, उससे पहले कि जीरो को नए कपड़े लेने के लिए ले जाए। जीरो ने थोड़ा गुस्सा दिखाया और धीरे से कहा कि रोलैंड को उसके लिए नए कपड़े लेने की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद रोलैंड बस मुस्कुराया और प्यार से उसके बाल छुए, कहते हुए कि उसके कपड़े, ड्रेस और शूज सबको थोड़ा रिफ्रेश करने की जरूरत थी। जब वो लाइब्रेरी पहुंचे, रोलैंड को एक किताब मिली जो वो ढूंढ रहा था। वो एक किताब थी जो एलॉयज के रेशियो और प्रॉपर्टीज पर थी, जो जीरो को थोड़ी कंफ्यूज कर रही थी। उसे समझ में नहीं आता था कि उसके अंकल को इतनी गहरी स्टडी कैसे हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो लाइब्रेरी से निकल गए और पूरा दिन बाहर गुजारा, खेलते हुए और जीरो के लिए कई सेट कपड़े खरीदते हुए। शॉपिंग करने के बाद घर जाने से पहले रोलैंड ने जीरो को एक फोन खरीदा ताकि वो दोनों हमेशा संपर्क में रह सकें। जीरो ने रोलैंड को कुछ देर तक देखा और फिर फोन ले लिया। जब रोलैंड फिर से उठता है, वो फिर से नेवरविंटर शहर में होता है। इस बार उसने सपने की दुनिया में 2 दिन गुजारे थे। उसने अपने हाथ खींचकर मुट्ठियां खोलते और बंद करते हुए देखा और सोचा कि सपने की दुनिया में उसके पास जो अजीब पावर थी, उसके अलावा सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था। उसके दिमाग में कई सवाल थे, जैसे कि वो लाल मिस्ट जैसा जादू क्या था, वो अजीब आदमी कौन था और कैसे उसका दिमाग इतनी बड़ी और जटिल सपने की दुनिया बना पाया था। जब उसे जवाब नहीं मिला तो उसने सोचा कि अब ये सब सोचना बेकार है और प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस करने का फैसला किया। अपने ऑफिस में वापस आकर रोलैंड ने वो ज्ञान दोबारा रिप्लिकेट करना शुरू किया जो उसने पहले देखा था लेकिन भूल गया था, खास तौर पर एलियोय कंपोजिशंस पर, जो एना और लुसिया के लिए एक्सपेरिमेंटल टाइम बचाने में मदद कर सकते थे। रोलैंड को इंडस्ट्रियल पेस को एक्सेलरेट करना था और यह वक्त था ज्यादा प्रीसाइज पार्ट्स और 3rd जनरेशन मशीन टूल्स बनाने का। उसके लिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब दूर नहीं थी। कार्ल ने रिपोर्ट किया कि हाईवे 67 पूरी हो गई थी और रोलैंड को प्रोग्रेस देखकर खुशी हुई। इस सड़क की निर्माण पहले के प्रोजेक्ट्स के अनुभव की वजह से काफी तेजी से हुई थी। कार्ल ने बताया कि अब हाउसिंग शॉर्टेज हो गई थी और यह सुझाव दिया कि अगर कोई और रोड वर्क्स का प्लान नहीं है तो वर्कफोर्स को दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाए। रोलैंड को इस सिचुएशन का पता था क्योंकि शहर 1 साल में 3 गुना बढ़ गया था और पॉपुलेशन भी काफी बढ़ गई थी। हाउसिंग शॉर्टेज एक ऐसी समस्या थी जो बाद में सुलझाई जा सकती थी, लेकिन उसका नया प्लान था एक रेलवे बनाना जो सीधे नॉर्दर्न स्लोप माइन से डॉक्स तक जाएगी। ये पहली बार था जब कार्ल ने रेलवे के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना। रोलैंड ने समझाया कि ये वैसे ही होगा जैसे माइन में ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, बस ये पूरा स्टील से बना होगा। कार्ल ने और कोई सवाल नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि रोलैंड जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देगा उसमें वो अपनी पूरी मेहनत डालेगा। रोलैंड समझ गया था कि कार्ल को शायद अभी तक उसके प्लान का पूरा स्कोप समझ नहीं आया होगा। ये एक सिंपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था जो सिर्फ हेम्प रोप्स, स्टीम इंजन्स या घोड़ों पर डिपेंड करे, और ये सिर्फ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं था। रोलैंड जो इमेजिन कर रहा था वो था एक ट्रेन, एक रिवॉल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। रोलैंड ने मैप को फैलाकर अपने रेलवे प्लान्स दिखाए और बताया कि पहले फाउंडेशन का काम करने के लिए एक टीम की जरूरत होगी। कार्ल ने रोलैंड के प्रपोज्ड रूट को देखा और कंसर्न होकर कहा कि ये ट्रैक्स डेमोनिक बीस्ट्स के अटैक्स से वल्नरेबल हो सकते हैं। लेकिन रोलैंड को इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि उसका मानना था कि डेमोनिक बीस्ट्स को स्टील में कोई रुचि नहीं होगी और वैसे भी ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म में कंप्लीट नहीं हो सकता था। जो रेलवे नॉर्दर्न स्लोप माउंटेन को डॉक्स से जोड़ रही थी वो एक तकनीकी ट्रायल और रेलवे वर्कर्स की फर्स्ट जनरेशन के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी थी। अपनी चाय पीते हुए रोलैंड ने कहा कि अगले साल तक वो अब मुड़ के वॉल के पीछे छुपकर नहीं रहेंगे। कार्ल को देखते हुए उसने पूछा कि क्या कार्ल को भी लगता है कि बॉर्डर टाउन्स ओवरक्राउडेड हो रहे हैं। कार्ल ने तुरंत रोलैंड का इम्प्लीकेशन समझ लिया। रोलैंड एक्सपेंशन का प्लान बना रहा था। वेस्ट की तरफ बैरन वाइल्डरनेस को पॉइंट करते हुए रोलैंड ने उसके अबंडेंट रिसोर्सेज के बारे में बताया और कहा कि वो सिर्फ मिट्टी की दीवारों के सहारे डेमन्स से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उससे बैरन माउंटेन को फोर्ट्रेस में बदलना जरूरी था ताकि 3rd डिवाइन वॉर के शुरू होने से पहले पूरे किंगडम की सेफ्टी एंश्योर की जा सके। उसे डर था कि डेमन्स अपने आउटपोस्ट्स को तकीरा के खंडहरों तक पुश कर सकते हैं और माउंटेन पाथ्स का इस्तेमाल करके ग्रे कैसल के दिल में घुस सकते हैं। ऐसे सिनारियों को हर हाल में रोका जाना था। रोलैंड ने यह भी बताया कि रीजन में कोई नदियां नहीं हैं जो इनर लैंड्स को कनेक्ट करती हों, इसलिए रेलवे ही एकमात्र वायबल ऑप्शन है ताकि रिसोर्सेज को बैरन वाइल्डरनेस तक फास्ट ट्रांसपोर्ट किया जा सके। रोलैंड ने यह मिशन कार्ल को दिया, उसे सच्चे मन से देखते हुए और अपने विश्वास को व्यक्त किया। डेसोलेट माउंटेन को किंगडम की टेरिटरी में शामिल करना हर स्टोन मेसन के लिए एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट हो सकता था।
क्योंकि ऐसे फोर्टिफिकेशंस बनाना उनके नाम को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में सिक्योर कर देगा। इस सोच को सोचकर कार्ल का मन भर गया और उसने जुनून से जवाब दिया, हाँ योर मैजेस्टी। रोलैंड ने कार्ल को एक और ब्लूप्रिंट दिया जो नेवरविंटर सिटी में एक लैंडमार्क बिल्डिंग बनने वाला था। कार्ल ने प्लान्स देखे और यकीन नहीं कर पाया। 15 स्टोरी बिल्डिंग थी, हर फ्लोर 3 और आधा मीटर का, जिसका टोटल हाइट 50 मीटर होगा। कार्ल ने समझा कि यह स्ट्रक्चर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला है, लेकिन उसके कुछ डाउट्स भी थे। क्या एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग इतनी ऊंची बनाई जा सकती थी? रोलैंड ने मुस्कुराते हुए उसे यकीन दिलाया कि कंक्रीट के लिए यह लिमिट नहीं है, और उसने वादा किया कि वह पर्सनली कार्ल को कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में गाइड करेगा। विच क्लासरूम में? स्कॉल ने डेस्क पर टैप किया, जो एग्जाम के खत्म होने का सिग्नल था। एवलीन ने आहा किया, क्योंकि वह आखिरकार सबके प्रोग्रेस के साथ कैच अप कर गई थी और सोचा कि उसके ग्रेड्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होंगे। उसने देखा कि एना अभी तक एब्सेंट थी। वेंडी के हिसाब से एना का लेवल इतना एडवांस था कि दूसरों को उसके बुक्स पढ़ने से बस हेडेक होता। कैंडल ने थम्स अप दिखाया, जैसे कि वह अपने एग्जाम में अच्छा किया होगा। नाइटिंगेल, जो पीछे बैठी थी, अभी भी परेशान थी मेजी के प्यारे एक्सप्रेशन को देखकर। एवलीन ने मुस्कुराया। 3 दिन बाद एग्जाम रिजल्ट्स आए। स्क्रोल ने एवलीन को कहा कि अच्छा काम करते रहो। एवलीन को अपने स्कोर 113 से खुशी हुई, लेकिन हैरानी हुई कि मेजी ने 117 स्कोर किया। सब लोग मेजी के एग्जाम रिजल्ट के आसपास इकट्ठा हो गए और हैरान थे कि बिना कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मेजी ने इतना हाई स्कोर कैसे किया। रेम को याद आया कि जब एग्जाम पेपर्स कलेक्ट किए गए तो मेजी का शीट काफी ब्लैंक था और बाकी का पेपर हनी जर्की के ड्राइंग्स से भरा हुआ था। क्या यह कोई मिस्टेक थी? वो क्यूरियस थे और जानना चाहते थे कि यह कैसे हुआ। वो सिर्फ ऑफिस में घुसकर एग्जाम पेपर नहीं देख सकते थे, और रोलैंड, नाइटिंगेल और स्क्रूल सब चांगू स्ट्रॉन्ग होल्ड जा रहे थे, तो कोई भी उन्हें ऑफिस नहीं ले जा सकता था। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर उन्हें समर याद आई, ये सोचकर कि स्क्रूल अक्सर अपने एग्जाम्स को ऑफिस में, जो सिटी हॉल में था, मार्क करते थे और एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस दूसरे फ्लोर पर था। उन्होंने सोचा कि वो कैसे वहां जा सकते हैं। कैंडल को किसी का नाम याद आया। ज्यादा देर नहीं हुई और उन्होंने नाना को ढूंढा और उससे कहा कि वो उन्हें सिटी हॉल में ले जाए। नाना की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी कि सिटी हॉल में हर किसी ने उसका स्वागत किया और किसी ने भी उसे दूसरे फ्लोर पर जाने से नहीं रोका। ग्रुप ने जल्दी से दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर ऑफिस का दरवाजा खोला और समर ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके स्क्रूल के एग्जाम पेपर्स को रिट्रेस किया। जब उन्होंने मेजी का पेपर देखा तो वो सच में ज्यादातर खाली था और अलग अलग फूड के ड्राइंग्स से भरा हुआ था। आखिरकार स्क्रूल ने मेजी को 17 का स्कोर दिया था। मेजी ने गुस्से में आकर कहा कि उसने झूठ नहीं बोला। सबको मेजी अच्छी तरह से पता थी और वो जानते थे कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? ज्यादा देर नहीं हुई और उन्होंने देखा कि एक सिटी हॉल का अधिकारी स्क्रूल को काम बताने आया, और जब वो चला गया तो एक तेज हवा की झोंका खिड़की से आई, जिससे टेबल पर रखे सारे एग्जाम पेपर्स, जिसमें फेदर पेन भी था, उड़ गए। फेदर पेन बिल्कुल मेजी के एग्जाम पेपर पर गिर गया। पेन का टिप पहले जमीन पर लगा और गलती से मेजी के स्कोर पर एक लाइन बन गई, जिससे 17 का स्कोर अचानक 117 में बदल गया। यह जांच एक मजाक की तरह खत्म हुई और सब लोग हंसते हुए वहां से चले गए। एवलिन वापस विचेस बिल्डिंग में आ गई और उस इंसिडेंट को याद करते हुए सोच रही थी। उड़ते पेपर्स और गिरती फेदर पेन, जो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते थे, एक इतना इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस बन गई थी। न सिर्फ पेपर और पेन, बल्कि विंडो से आई हवा और ऑफिशियल के एंट्रेंस का टाइमिंग भी इस रिजल्ट का हिस्सा था। अगर कोई एक चीज मिसिंग होती तो एग्जाम स्कोर में यह बदलाव नहीं होता। ये सब एवलिन को जल्दी ड्रिंक्स मिक्स करने से रिलेट करने में मदद की। जब कॉकटेल के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रिंक में। हर एक्सेप्टेबल फ्लेवर के लिए कई बार ट्रायल्स करनी पड़ती है और कभी कभी एक रैंडम कॉम्बिनेशन उन यूनिक टेस्ट्स को बनाता है। एवलिन अपने कमरे में वापस आई और उसके दिमाग में कई थॉट्स घूम रहे थे। अपनी आंखें बंद करके उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बाहर आना चाहता था। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने मैजिक में जो बदलाव आ रहे थे उन्हें महसूस किया और अचानक एक झटके के साथ अपनी आंखें खोली और टेबल पर रखी हुई कप को पकड़ लिया। पानी का रंग अंदर से बदल गया था, धीरे धीरे एक ऑरेंज रेड शेड में, और एक अनजान लेकिन सुखद खुशबू उसके नाक तक आ गई। जब उसने उसे चखा तो एक बयां नहीं की जाने वाली मिठास महसूस हुई जो उसके जीभ तक फैल गई। यह कुछ फल के जूस और दूध का मिक्स था या फिर चाय और शहद का ब्लेंड, लेकिन एवलिन प्रिसाइजली उसका फ्लेवर डिस्क्राइब नहीं कर पाई। एक बात जो उसने पक्का जान ली थी वह यह था कि यह डेफिनेटली अल्कोहल नहीं था। कुछ दिन बाद रोलैंड चांगे स्ट्रॉन्गहोल्ड से वापस आया और एवलिन ने रोलैंड से मिलने का फैसला किया। नाइटिंगेल ने तुरंत एवलिन के मैजिकल कोर में बदलाव महसूस किया। उसका मैजिकल कोर अब एक ग्रे ऑर्ब बन गया था और मैजिक का अमाउंट काफी सब्सटैंशियल था।
जो शायद लीफ या एगाथा के बराबर हो सकता था। एवलिन ने अपनी नई एबिलिटी से 3 बेवरेजेस भी बनाए थे जो रोलैंड की क्यूरियोसिटी को जगाते हैं। उसने एक कप निकाला और थोड़ा थोड़ा हर ड्रिंक खुद के लिए डाला। पहला बेवरेज चखते ही उसने एक बयान नहीं की जाने वाली खुशी महसूस की। दूसरा कप और भी ज्यादा डिलिशियस था। पहले तो गर्म सर्जिंग सेंसेशन था, जैसे लावा मुंह में आ रही हो। फिर एक स्मोकी फ्रेग्रेंस थी, जैसे जीभ को टोस्ट किया गया हो। और आखिर में ताजे जूसी फ्रूट्स की खुशबू और हल्का सा इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट था, जैसे थोड़ा अल्कोहल। जितनी देर तक ड्रिंक को सेवर किया, उतनी लंबी आफ्टर टेस्ट थी, जो इसे एक इरेजिस्टिबल बेवरेज बना रही थी, खासकर विंटर के लिए। जब पूछा गया कि क्या इसे मास प्रोड्यूस किया जा सकता है, एवलिन ने जवाब दिया कि वो पहले वाले रिजल्ट को रेप्लिकेट नहीं कर पाई और उसकी एबिलिटी कोई भी क्लियरली आइडेंटिफाइबल रूल्स को फॉलो नहीं करती। रोलैंड समझ गया कि क्योंकि एवलिन की एबिलिटी इवॉल्व हो गई थी, फिर भी वो ट्रबल्ड लग रही थी। कॉन्फिडेंस वापस पाना एक विच के लिए टाइम लेगा, लेकिन उसने कभी भी उसकी एबिलिटी को यूजलेस नहीं माना। एवलिन को मुस्कुराते हुए उसने उसे रीअश्योर किया कि ड्रिंक्स को रेप्लिकेट न कर पाना कोई इशू नहीं है। उसने सिंसियरली कहा कि जो एक्सक्विजिट फ्लेवर्स और यूनिक एक्सपीरियंसेस वह प्रोवाइड कर रही थी, वे ज्यादा इंचांटिंग और यादगार थे। उसने सजेस्ट किया कि अगर फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स फ्रंट लाइन पर होते और नेवर विंटर के सिटी से ऐसे ड्रिंक का टेस्ट करते, तो उनका मोराल अनडाउटेडली बूस्ट होता। रोलैंड ने डिसाइड किया कि एवलिन के बेवरेजेस के लिए एक स्टोरेज रूम बनवाया जाएगा और उसे अपनी एबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए इनकरेज किया। उसका मानना था कि सभी लोग एवलिन के क्रिएशन से फैसिनेट होंगे। बेवरेज का नाम क्या होना चाहिए, इस पर उसने डिसाइड किया कि उन्हें कलेक्टिवली केओस ड्रिंक्स कहा जाए। 3 दिन पहले पुराने रॉयल कैपिटल के एस्ट्रोलॉजर्स नेवर विंटर आए थे और रोलैंड ने उनका स्वागत करने के लिए आज शाम को स्क्वायर में एक बैंकेट रखने का प्लान किया था। बारोफ थोड़ा हेजिटेंट दिख रहा था, क्यूरियस था कि रोलैंड ने चांगे स्ट्रॉन्गहोल्ड के रीसेंट विजिट के दौरान क्या डिस्कवर किया। रोलैंड ने निराश होकर बताया कि चांगे डिस्ट्रिक्ट के सिटी हॉल में डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी और ब्राइबरी के साइंस दिख रहे हैं और कुछ बुक्स में फॉर्ज्ड अकाउंटिंग मिली थी। और भी ट्रबलिंग बात यह थी कि 2 ऑफिशियल्स जो बॉर्डर टाउन से आए थे, वो करप्शन के लिए पकड़े गए थे। बारोव, जो चिंतित दिख रहा था, उसने पूछा कि क्या उसके डिसाइपल्स इसमें शामिल थे। रोलैंड ने उसे रीअश्योर किया कि इस बार कोई भी शामिल नहीं था और अगर शामिल भी होते तो बारोव को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना पड़ता। बारोव ने जल्दी से रोलैंड की विजडम की तारीफ की। यह रूल ब्रेकर्स को सख्त सजा दी जाएगी ताकि दूसरों के लिए एक वार्निंग हो और रैंक में इंटेग्रिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी हो। रोलैंड ने डिसाइड किया कि अगले दिन सिटी हॉल के सभी स्टाफ को एक मीटिंग के लिए बुलाए, जो वह खुद कंडक्ट करेगा। बारोव के जाने के बाद रोलैंड ने सिचुएशन पर गौर किया। स्क्रोल और नाइटिंगेल के साथ वो टेम्पररी रूप से ऑफिशियल्स के इंटेग्रिटी को सुनिश्चित कर सकते थे, लेकिन ये अप्रोच विचेस को एक प्रिकेरियस सिचुएशन में डाल देगी, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे सकता है। वो 2 करप्ट ऑफिशियल्स जो ओरिजिनली बॉर्डर टाउन के कॉमनर्स थे, सेकेंड बैच के ग्रेजुएट्स थे और सिटी हॉल में एंटर हुए थे असेसमेंट पास करने के बाद। रोलैंड को यह देखकर निराशा हुई कि इतनी जल्दी करप्शन का सामना करना पड़ा। 1 साल से भी कम वक्त में ये प्रॉब्लम्स आ गई थीं। चांगजी के स्ट्रॉन्ग होल्ड के सिटी हॉल्स में कुछ ऑफिशियल्स बॉर्डर टाउन से आए थे, जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे। साथ ही लोकल नोबल्स भी थे। कुछ एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स का लॉस नेचुरली रोलैंड को उदास कर गया। उसने सोचा था कि यह ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 1 डेकेड तक अनकरप्टेड रहेगी, लेकिन 1 साल भी नहीं गुजरा था कि ये इश्यूज आ गए। ये बात भी सच थी कि दोनों करप्ट ऑफिशियल्स कॉमन फोक बैकग्राउंड से थे, जो कुछ हद तक ये प्रूव करती थी कि जब पावर मिलती है तो उन्हें ग्रीड ज्यादा जल्दी अपनाती है कंपेयर टू नोबल्स। खड़े होते हुए और सूरज को देखते हुए रोलैंड जानता था कि इन इश्यूज को जल्दी टैकल करना होगा। शाम को वेलकम बैंकेट के बाद चीफ एस्ट्रोलॉजर रोलैंड के स्टडी में आया। अपना पेन नीचे रखते हुए रोलैंड ने चीफ को बैठने के लिए कहा। मुस्कुराते हुए रोलैंड ने उन्हें एक कप चाय दी। चीफ ने इस जेस्चर को देखकर अच्छा महसूस किया। रोलैंड ने फिर रेड मून के बारे में बात की, एक अफवाह जो 1000 साल पुरानी थी, जब ग्रे कासल या विंबलडन लिनिएज का नाम तक नहीं था। चीफ ने कहा कि रिकॉर्ड की हुई हिस्ट्री बस 450 साल तक ही थी। रोलैंड ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया कि ये रिकॉर्ड्स की कमी नहीं थी, बल्कि ये जानबूझकर छुपाई गई थी। रोलैंड ने डेमन्स, पुराने विच किंगडम, 4 ग्रेट किंगडम्स की हिस्ट्री और चर्च के बारे में डिस्कस किया। जब रोलैंड ने बात खत्म की, चीफ एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा घबराया।
क्योंकि वो हमेशा समझता था कि रेड मून एक डूम्सडे का सिग्नल है जो प्रकार के नेचुरल डिजास्टर से होता है, लेकिन रोलैंड के मुताबिक ये एक सिग्नल था कि डेमन्स अटैक करेंगे। चीफ लंबे समय तक चुप रहा, अनश्योर था कि इस खौफनाक थ्योरी को यकीन करे या नहीं। लेकिन जल्दी ही उसने समझा कि रोलैंड को उससे धोखा देने का कोई रीजन नहीं था। अगर ये सब सच है तो फिर राजा का विचेस के प्रति एटीट्यूड बिल्कुल समझ में आता था। इस यंग किंग ने किंगडम में पूरी जानकारी नहीं फैलाई थी और जो फैक्ट्स पैनिक क्रिएट कर सकते थे उन्हें ढंग से छुपा लिया था। यह फैसला बिल्कुल सही और समझदारी भरा था। चीफ ने महसूस किया कि सिचुएशन कितनी सीरियस थी और पूछा कि वो रोलैंड के लिए क्या कर सकता है। चाय पीते हुए रोलैंड ने एक नोटबुक निकाली और चीफ को दी जिसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री लिखा हुआ था। चीफ को शब्दों को अलग अलग पहचानना आता था, लेकिन उनके कंबाइंड मीनिंग को समझना मुश्किल था। जब उसने पहला पेज खोला तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कुछ लाइंस पढ़कर क्यूरियस हो गया। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स की ट्रेजेक्ट्री को डिस्क्राइब करने का आइडिया और उनकी पूरी ट्रेजेक्ट्री को की पैरामीटर्स के साथ डिटरमाइन करने की पॉसिबिलिटी ने उसे गहराई से अपना लिया। किताबें भी उसके ध्यान को और ज्यादा खींच रही थी। रोलैंड ने समझाया कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं। फिगर्स के शेप्स में जो वास्ट डिफरेंसेस थे उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कोई खास फर्क नहीं था। चीफ के दिमाग में एक कंपेलिंग थॉट आई, क्या दुनिया के सारे शेप्स एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? एक्साइटमेंट से भरे हुए उसने जल्दी से सेकंड पेज की तरफ मुड़ गया। रोलैंड ने चीफ को डिस्टर्ब नहीं किया जब वो इस फैसिनेटिंग बुक को पढ़ रहा था। चीफ के मन में काफी क्वेश्चंस थे क्योंकि जो सिंबल्स और एक्सप्रेशंस दिए गए थे वो कोर्ट में जो सिखाए जाते थे उनसे बिल्कुल अलग थे और उसे इन इक्वेशंस को समझने में दिक्कत हो रही थी। रोलैंड ने फिर एक और बुक दी और चीफ को भरोसा दिलाया कि वो पहली बुक को समझ जाएंगे जब वो इस बुक को पढ़ लेंगे। चीफ के हाथ थोड़े से कांप रहे थे जब उसने इक्वेशंस और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टाइटल वाली बुक देखी। उसने हैरानी से पूछा कि क्या वो इस बुक को घर ले जा सकता है। रोलैंड ने जवाब दिया और अपनी आशा व्यक्त की कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स और उनके डिसिपल्स को इन बुक्स से कुछ सीखना चाहिए। उसने चीफ को यह भी कहा कि रेड मून को लेकर ज्यादा चिंता ना करें और यह बताया कि सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को मास्टर करके ही एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी फ्यूचर वॉर में डेमन्स के खिलाफ एक रिप्लेसेबल रोल प्ले कर पाएगी। रोलैंड ने समझाया कि ये बुक्स बस एक इंट्रोडक्शन है और आगे जाकर ज्यादा गहरी नॉलेज मिलेगी। ये फॉर्मूलाज हर चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, छोटी सी घास से लेकर आसमान में तारे तक, हर वो चीज जो आप देख सकते हैं। जब चीफ एस्ट्रोलॉजर से पूछा गया कि क्या वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहेगा तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया। इस दौरान सिटी ऑफ डॉन में यॉर्क नंबर 76 के क्लोज सर्विस का मजा ले रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था दरवाजा अचानक खुल गया। यॉर्क ने हिल को गुस्सा भरी नजरों से देखा, फिर उठकर खड़ा हो गया। मुझे मत बताओ कि तुमसे फिर से किसी और विच को बचाना है, उसने कहा। हिल ने जवाब नहीं दिया, बस नंबर 76 की तरफ देखा। सिचुएशन को महसूस करते हुए नंबर 76 ने इज्जत से झुककर जल्दी से रूम छोड़ दिया। यॉर्क को लगा कि हिल ज्यादा कॉशियस हो रहा था। उसने कहा कि हिल डेनीज के साथ इतना कॉशियस नहीं था। हिल ने शिद्दत से जवाब दिया कि डेनीज का बैकग्राउंड कई तरीकों से थॉरोली चेक किया जा सकता था, लेकिन नंबर 76 जो एक ट्रेंड गाइड थी एक्सपीडिशन की तरफ से का कोई ऐसा ट्रेसेबल बैकग्राउंड नहीं था। यॉर्क ने काउंटर किया कि उसने नंबर 76 के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया है। ऐसे एक स्किल्ड गाइड को ट्रेन करने में 10 साल से ज्यादा लगते हैं और नंबर 76 बस अपनी अर्ली 20s में थी। उसने ये माना कि नंबर 76 जब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रही थी तो वो बस एक बच्ची थी और उनके अफेयर्स में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। यॉर्क ने सीनिकली रिमार्क किया, विचेस को हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हिल को चुप देखकर यॉर्क को एक सेटिस्फेक्शन का एहसास हुआ। फिर हिल ने यॉर्क को एक लेटर दिया। जब यॉर्क ने पहले कुछ लाइंस पढ़ी तो उसने लेटर की कंटेंट को देखा और वो काफी हैरान हो गया। यॉर्क को जो लेटर मिला वो एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लेटर था जो किंग रोलैंड ऑफ ग्रे कासल के नाम से इशू किया गया था। लेटर में यह लिखा था कि किंग रोलैंड ऑफ ग्रे कासल चाहता है कि किंगडम ऑफ डॉन के किंग विचेस के परसिक्यूशन को बंद करें। यॉर्क को यह बिलीव करना मुश्किल हो गया। यह किंगडम ऑफ डॉन का रॉयल कैपिटल था, ग्रे कासल का वेस्टर्न टेरिटरी नहीं। एक छोटे एम्बेसडर के रूप में यॉर्क का दूसरे किंगडम के अफेयर्स में कैसे इंटरवीन करना मुमकिन था। हिल ने जवाब दिया कि किंग रोलैंड के लिए विचेस की ट्रीटीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यॉर्क को लग रहा था कि उसके पास कुछ कहने के लिए शब्दों की कमी है। हिल ही एकमात्र आदमी था जो उसकी मदद कर सकता था। हिल ने उसे तुरंत किंग के आदेश को मानने का सुझाव दिया क्योंकि एम्बेसडर होने के नाते उसकी ये ड्यूटी थी।
उसने यॉर्क को भरोसा दिलाया कि सबसे बुरा यह होगा कि उसे महल से निकाल दिया जाएगा। यॉर्क थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो जानता था कि जो रिश्ते उसने दूसरे नोबल्स के साथ बनाए थे वो सब खत्म हो जाएंगे, और जो कुछ भी वो टू किंगडम्स की अलायंस के लिए कर रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। शायद ये नोबल्स ग्रे कासल को पागल कहकर हंसी उड़ाएंगे और किंग रोलैंड को बैठकों में गॉसिप का टॉपिक बना देंगे। यॉर्क को समझ नहीं आ रहा था कि किंग रोलैंड ऐसा खाली धमकी क्यों दे रहा होगा। हिल ने यॉर्क से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि उसके महाराज बस धमकी दे रहे हैं। यॉर्क हैरान हो गया और उठा। हिल ने धीरे से कहा कि पुरानी रॉयल कैपिटल के गिरने से पहले टिमोथी भी वही सोचता था। उनका किंग कभी भी ऐसे बेकार काम नहीं करता था। यॉर्क बैठ गया और हाँ में सिर हिला दिया। फैसला किया कि वो एक फॉर्मल लेटर लिखेगा और ऑफिशियल विजिट के लिए जाएगा। अगले दिन यॉर्क ने इज्जत से बोविंग से मिलने गया, जहां उससे कहा गया कि वो उठकर किंग रोलैंड का लेटर पढ़े। थोड़ा स्ट्रेन होते हुए यॉर्क ने किंग रोलैंड का कंग्रेचुलेशंस कन्वे किया और दोनों किंगडम्स के बीच दोस्ती की उम्मीद जाहिर करने की बात कही। रोलैंड के ग्रीटिंग का तरीका देखने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, पर गिफ्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी थी। यॉर्क को गिफ्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं था। सोचने लगा कि गिफ्ट कैरेवैन अभी रास्ते में है और लेटर एक तेज घोड़े से भेजा गया था। और याद किया जब किंग रोलैंड के पिता विंबलडन थर्ड का कोरोनेशन हुआ था। उसने याद किया कि कैसे उसके अपने पिता ने ग्रे कैसल के लिए 200 लोगों का डेलीगेशन भेजा था, जिसमें 11 कैरेजेस गिफ्ट्स के साथ थे। गोल्ड, अच्छी वाइन, रेशम और खूबसूरत लड़कियां। और पियन ने रोलैंड के गिफ्ट का इंतजार जताया। यॉर्क का पसीना बह रहा था और पियन, जो कि बहुत खुश लग रहा था, ने यॉर्क से पूछा क्या किंग रोलैंड ने और कुछ कहा था। एक पल के लिए यॉर्क ने सोचा कि एम्बेसडर का अपना पद छोड़ दे, लेकिन उसने जाना कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड, जो कि ग्रे कासल का किंग भी था, को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। गहरी सांस लेते हुए उसने किंग रोलैंड का मैसेज डिलिबरेटली एम्फेसाइज करके दिया कि विचेस को सताना बंद करें और उन्हें आजाद नागरिक की तरह ट्रीट करें। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रे कासल ऐसे व्यवहार को आंखें बंद नहीं कर सकता, और चर्च को एक एग्जाम्पल के रूप में दिया। पूरी महल में एक तनाव का माहौल हो गया जब यॉर्क ने अपना मैसेज खत्म किया। एनपियन ने खुद लेटर देखने का हुक्म दिया और नफरत में आकर वो लेटर यॉर्क के हाथ से छीनकर उसमें लिखे हर एक शब्द को पढ़ा। पढ़ने के बाद गुस्से में लेटर को जमीन पर फेंक दिया, अपनी कुर्सी पर अपना हाथ मारते हुए, जिसके बाद उसके गार्ड्स अपने तलवारों को निकालने लगे। गुस्से में एनपियन ने कहा कि विचेस घटिया हैं और डीमंस की सर्वेंट हैं। उन्होंने ही अपने पिता को जहर दे दिया, जिसे अगर वो जिंदा होते तो आज वहां बैठे होते। यॉर्क ने सोचा अगर एनपियन के पिता नहीं मरते तो एनपियन कभी किंग नहीं बनता। ये सोच उसके दिमाग में थी, पर वो इसे जबान पर नहीं ला सकता था। उसने समझाने की कोशिश की कि चर्च के द्वारा पाले गए विचेस अलग होते हैं, लेकिन एनपियन ने सुनने से इनकार कर दिया और सब विचेस को डीमंस की सेवक समझने लगा। यॉर्क के पास आया किंग रोलैंड की धमकी पर हंसी उड़ाते हुए और बोला कि वो ग्रे कासल के किंग को लिखेगा, उसे ये वार्न करते हुए कि विचेस से बच के रहे। उसने अपने आप को दिखावा किया कि ग्रे कासल कितना भी पावरफुल हो, वो अपने नोबल्स पर डिपेंड करता है, जो चर्च को हराने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उसने ये भी वार्न किया कि किंगडम ऑफ डॉन को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये इंप्लाई करते हुए कि ग्रे कासल के नोबल्स हमेशा रोलैंड का सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे टिमोथी के साथ हुआ था, वैसे ही कोई और भी आसानी से थ्रोन तक पहुंच सकता है। यॉर्क ने एनपियन का गुस्सा और गुस्से में बोली गई बेकार बातें देखी और समझ गया कि वो अभी भी अपने पिता के साए में जी रहा था और रोलैंड के मुकाबले में वो एक बेकार राजा था। यॉर्क को अपना वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं आया। किंग रोलैंड को समझाने की कोशिश करते हुए कि कैसे रोलैंड ने चर्च को नोबल्स के बिना हरा दिया था और उनसे उनके अधिकार भी छीन लिए थे। जैसे हिल ने प्रेडिक्ट किया था, गुस्से में एनपियन ने यॉर्क को महल से निकाल दिया। अपने घर वापस आते हुए यॉर्क को ऑटो का विजिट मिला, जिसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। ऑटो ने बताया कि एनपियन की नई पॉलिसी मिनिस्टर्स और नोबल्स में बेचैनी कर रही है, लेकिन एनपियन किसी की बात नहीं सुन रहा। ऑटो ने सोचा काश एनपियन उतना समझदार होता जितना किंग रोलैंड है। यॉर्क को याद आया कि महल में मिनिस्टर्स और नोबल्स हैरान थे, पर उनमें से किसी ने भी राजा के गुस्से को सपोर्ट नहीं किया। उसने सोचा कि क्या रोलैंड की प्रेस्टीज सच में इतनी बढ़ गई थी। ऑटो ने अपनी निराशा जताई, लेकिन उसने फैसला किया कि डिस्कशंस जारी रखेगा। तभी नंबर 76 एंटर होती है और यॉर्क को बताती है कि उन्होंने जो विच ऑक्शन की थी, एमी, वो वापस आ गई है। जल्दी से नंबर 76 ने एमी को कमरे में बुलाया। जब एमी ने यॉर्क को देखा तो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है
और मदद की गुहार लगाती है। यॉर्क, जो कि थोड़ा हेल्पलेस था लेकिन सिंपैथेटिक भी था, उसे बैठने और अपनी कहानी बताने को कहता है। एमी ने बताया कि जब वो खाना ढूंढने के लिए अकेली गई थी, वापस आकर उसने देखा कि उनका छिपने का जगह सोल्जर्स से घिरा हुआ था। सोल्जर्स हर घर को विचेस के लिए तलाश रहे थे। एमी और एनी के अलावा 2 और विचेस थीं, जिनमें से एक अपने पैर खो चुकी थी और एनी की मदद से ही चल पा रही थी। वो सब डिफेंसलेस थीं। यॉर्क ने सोचा कि यह एक परेशानी का सिचुएशन है और उसने पछताया कि उन्होंने पहले ग्रे कैसल आने की एडवाइस नहीं दी थी। ऑटो ने पूछा कि मिस्टर हिल कहाँ हैं, पर यॉर्क को पता नहीं था। उसने बोला कि हिल का नेचर है, कभी आ जाता है, कभी गायब हो जाता है। ऑटो ने फैसला किया कि वो अर्ल क्विन से मिलने जाएगा, शायद वो विचेस के लिए कोई निकलने का रास्ता दे। यॉर्क को डाउट था कि क्विन उसकी बात सुनेगा। ऑटो ने थोड़ा सॉन्स्क लिया और बोला कि उसे कोशिश करनी होगी, खासकर जबकि एंड्रिया क्विन की असली बेटी थी। समय गुजर गया और ऑटो वापस नहीं आया। एमी, जो कि ट्रॉमा से गुजर रही थी, धीरे धीरे नींद में चली गई। यॉर्क ने विचेस की स्थिति पर अफसोस किया। तब हिल वापस आया और यॉर्क से कहा कि अब वक्त आ गया है विचेस के साथ निकलने का। हिल ने लोकल रैट्स को रिश्वत दी थी, जिन्होंने 3 विचेस को बचाया, लेकिन हिल को कुछ अजीब लग रहा था। जब विचेस को ढूंढा गया था, वो सोल्जर्स से घिरे हुए थे, जो यह दिखाता था कि एनपीएन को उनका छिपने का जगह पहले से पता था। लगता है विचेस को जानबूझकर छोड़ा गया था। शायद यह एक जाल था जिसमें और विचेस को पकड़ना या उनका सपोर्ट करने वालों को पहचानना था। अगर यॉर्क कैपिटल में रुकता तो वह काफी रिस्की हो सकता था। उन्हें तुरंत निकलना जरूरी था, लेकिन हिल को पीछे रहना था, क्योंकि किसी को स्काउटिंग के लिए छिपते हुए रहना जरूरी था। यॉर्क ने चिंता के साथ हिल को देखा और पूछा, अगर उसे पकड़ लिया गया तो क्या होगा? हिल मुस्कुराया और बोला कि वो बस एक बेनाम बेचेहरा आदमी है जो छुप कर रहता है और असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यॉर्क ने आखिरकार हिल की सलाहियत को माना और रॉयल कैपिटल से शाम के सूरज के साथ एक कैरेज में निकल गया। उनका कैंप, जो एक रिमोट जगह पर था, हिल के रिलायबल अरेंजमेंट्स के साथ अच्छी तरह से सेट किया गया था। खाना पहले से तैयार था और यॉर्क को दे दिया गया। तब यॉर्क को समझ आया कि हिल ने जो स्पेसिफिक आइटम्स ट्रांसपोर्ट किए थे, उसका क्या मतलब था। 2 गाड़ियां खाने से भरी हुई थीं, जिससे उनके ग्रुप को रास्ते में 1-2 महीने तक आसानी से जीने का मौका मिल सकता था। ये जो मर्चेंडाइज थी, वो हर किसी के लिए काफी थी। एनी ने अपनी पहले वाली बात के लिए यॉर्क से माफी मांगी। हालांकि यॉर्क ने उन्हें एमपीएन को नहीं दिया था, फिर भी वो अभी तक उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाई थी। एमी, जो कि हैरान थी, उसने कहा कि यॉर्क अच्छा इंसान है। यॉर्क ने सजेस्ट किया कि हो सकता है एनी को अभी भी ग्रे कैसल में विचेस की ऑर्गेनाइजेशन पर शक हो। शायद वो समझती हो कि नोबल्स विचेस को मजाक के लिए रखते हैं। एनी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला कि धोखा देना और एक्सप्लॉयटेशन उनके लिए ज्यादा बड़े कंसर्न्स हैं किंग रोलैंड के बारे में। यॉर्क ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो खुद देख लेंगे जब वो ग्रे कैसल वापस जाएंगे। एनी ने वादा किया कि अगर जो यॉर्क ने ग्रे कैसल के विचेस के बारे में कहा था वो सच हुआ, तो वो फॉर्मली यॉर्क से माफी मांगेगी। थोड़ी देर के लिए माहौल ऑकवर्ड हो गया, जब तक 76 ने साइलेंस तोड़ा। उसने पूछा कि क्या ये चारों किंगडम और ऑफ वुल्फहार्ट से हैं? एनी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर 76 ने देखा कि एक विच के पैर नहीं थे और पूछा क्या उसके छोटों की वजह चर्च के सोल्जर्स थे। जब एनी ने कहा कि उसके पैर उन लोगों ने काट दिए थे जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। फिर एनी ने कहा कि वुल्फहार्ट के सबसे मुश्किल वक्त में हीरो सबके लिए खड़ी हुई थी, लेकिन लोगों से नफरत ही मिली थी। नंबर 76 ने और जानना चाहा और यॉर्क ने भी कहानी सुनने में इंटरेस्ट दिखाया। एनी ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। 1 साल पहले जब चर्च की सेना वुल्फहार्ट सिटी पर हमला कर रही थी, उन्होंने शहर में डेमोनिक प्लेग से इन्फेक्टेड कॉर्प्सेस डाल दिए थे। हीरो ने अपनी एबिलिटी का यूज करके प्लेग को फैलने से रोक दिया था। हीरो की मैजिकल एबिलिटी ये थी कि वो बीमारी को इन्फेक्टेड लोगों से दूसरे लिविंग बींग्स में ट्रांसफर कर सकती थी और इससे एपिडेमिक के फैलने को रोका जाता। उसने इन्फेक्टेड लोगों की बीमारी को जानवरों में ट्रांसफर किया और फिर उन्हें एक बड़ी हुई आग में जलाकर मार दिया। इस तरह से कई जिंदगियां बच गईं। शुरू में उसे वुल्फहार्ट सिटी का उद्धार लिया गया था और उसे हीरो के रूप में पूजा गया था, लेकिन जानवरों की संख्या लिमिटेड थी। जैसे जैसे जंग लंबी होती गई, फोकस जिंदा इंसानों को उपयोग करने पर शिफ्ट हो गया और हीरो का मूड बदलता हुआ और उसके शरीर का कांपना सबने महसूस किया। नंबर 76 हीरो के पास गई, उसे धीरे से अपने पास खींचकर हल्का सा झुकाकर बोली कि इस सब में उसका कोई भी कसूर नहीं है। हीरो के चेहरे से आंसू बह रहे थे। एनी ने समझाया कि हीरो ने मेनपियन से इनकार कर दिया था, लेकिन उसे कोई चॉइस नहीं दी गई थी। सबसे पहले जो लोग आग में डाले गए वो क्रिमिनल्स, प्रिजनर्स और वॉलंटियर्स थे, और बाद में
इसमें बूढ़े, घायल सोल्जर्स और चर्च के जजमेंट आर्मी के प्रिजनर्स भी शामिल हो गए। सब प्रेशर होने के बावजूद हीरो ने इन डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया था और वो इंसानों के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इसके नतीजे में लोगों की उसके प्रति एटीट्यूड बदल गई। उन्होंने उसे कैद कर लिया और जब शहर गिरा तो एक गार्ड, जिसे हीरो ने पहले इलाज दिया था, ने उसके पैर एक एक्स से काट दिए और जेल की दीवारों को आग लगा दी। लेकिन जो गार्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो ये था कि जो इंसान हीरो को बचाएगा वो चर्च के जजमेंट आर्मी का एक प्रिजनर था जो उसी सेल में बंद था। यॉर्क को यह जानकर हैरानी हुई कि एक चर्च का डिवोटेड फॉलोअर कभी एक विच को बचाएगा। सभी का ध्यान अब एनी पर था। जैसे ही उसने कहानी आगे बढ़ाई, जो बचे हुए जजमेंट आर्मी के प्रिजनर्स थे उन्होंने हीरो को उसके सेल से निकाला। उन्हीं की सुरक्षा में हीरो को चर्च के विचेस के लिए चलने वाले मैनहंट से बचने का मौका मिला। जंग के बाद जो सर्वाइविंग जजमेंट सोल्जर्स थे उन्होंने हीरो को खाना, कपड़ा और एक जगह देने में मदद की थी जहां वो कुछ दिन रही। उन्होंने हीरो को उस वक्त तक सपोर्ट किया जब तक चर्च की सेना हरमेस वापस नहीं गई थी। उनके जाने से पहले जेल में बंद रहे हर एक सोल्जर ने हीरो को आकर अपना शुक्रिया अदा किया। यॉर्क को एक गहरी उदासी महसूस हो रही थी जब उसने विचेस के जो खतरनाक दर्द भरे अनुभव जाने, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे समझ में आया कि अगर उसे ऐसे व्यवहार का सामना होता तो सिर्फ दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता और यह समझना बिल्कुल सही होता कि सभी लोग दुश्मन हैं, शायद उन्हें मिटा देना चाहें। उसकी नजर हीरो पर थी और उसने उसके पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शायद उसका इलाज हो सकता है। जैसे ही सबका ध्यान यॉर्क पर गया, वो थोड़ा घबराया और समझाने की कोशिश की। उसे पता था कि जल्द ही बॉर्डर टाउन में 300 और विचेस आकर उनसे मिलेंगे और उनमें से कोई शायद हीरो का इलाज कर सके। नंबर 76 ने यॉर्क को हैरानी से देखा। सोचने लगी कि रोलैंड ने इतनी सारी विचेस को कैसे रिक्रूट किया। इस मौके का फायदा उठाते हुए यॉर्क ने अपने बेस्ट फ्रेंड रोलैंड की तारीफ की। उसे एक ऐसे किंग के रूप में दिखाया जो हेवन से भेजा गया हो और जो चर्च के फ्रॉड को समझकर विचेस का सपोर्ट करता हो। उसने ये भी बताया कि रोलैंड के शहर में सब विचेस को आजादी से जीने का मौका मिलता है और जल्द ही पूरा ग्रे कैसल उनके लिए एक सैंक्चुअरी बन जाएगा समय के साथ, और विचेस भी उसकी तरफ अपना समर्थन देंगे। यॉर्क ने सबको यकीन दिलाया कि नेवरविंटर शहर में हर किसी को अपने काम मिल जाएंगे जो उनके लिए सही हो, और इससे एमी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। एमी ने उत्सुकता से पूछा कि कौन से काम उपलब्ध हैं। हालांकि यॉर्क ने खुद कभी नेवरविंटर का सफर नहीं किया था, लेकिन रोलैंड से उसे पता था कि हर विच को वहां काफी इज्जत दी जाती है। यॉर्क ने एमी को बताया कि विचेस अपनी एबिलिटीज के हिसाब से काम ढूंढ सकती हैं। चाहे उनकी एबिलिटीज पहले देखने में उतनी यूजफुल न लगे, वो भी काम ढूंढ सकती हैं जैसे कोई और इंसान। एमी और भी पूछना चाहती थी, लेकिन एनी ने आकर एमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि यह सब काफी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी झूठ हकीकत से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। यॉर्क बस मुस्कुराया, जानता था कि एनी अभी भी उसके शब्दों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाई थी। यॉर्क को उम्मीद थी कि एक दिन एनी खुद नेवरविंटर का असली शहर देखेगी। रात गुजर गई और कारवां अपना सफर जारी रखता है। कुछ दिन बाद वो विंड्रिज पहुंचे जो किंगडम ऑफ डॉन के साउथर्न टेरिटोरी में था। अब वो सिर्फ एक दिन के डिस्टेंस पर ग्रे कैसल के बॉर्डर से थे। यॉर्क एक मोमेंट के लिए सोचने लगा कि अब तक का सफर कितना स्मूथ रहा है। अचानक उसे क्रू मेंबर ने इन्फॉर्म किया कि उनके पीछे कुछ नाइट्स आ रहे हैं। यॉर्क घबराया और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई अजीब चीज नजर नहीं आई। उसे बताया गया कि नाइट्स उनके पीछे कुछ किलोमीटर दूर हैं और जल्दी ही कारवां के साथ आ जाएंगे। अगर उनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है तो सुरक्षा के लिए उन नाइट्स से बचना जरूरी होगा। सिर्फ एक तरीका है उनसे बचने का, वो है वैगन्स और कारवां को छोड़ देना और घने जंगल में पैरों से चलना जहां घोड़े नहीं जा सकते। इससे बचने का ज्यादा मौका मिलेगा। लेकिन यह फैसला कुछ और लोगों के लिए सैक्रिफाइस मांगता था, मतलब ग्रुप में से किसी को रिस्क लेना होगा। यॉर्क को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे जब नंबर 76 जो उसके पास कैरेज में बैठी थी उसे यह सिचुएशन सुनाकर अपनी मदद की ऑफर दी। जैसे ही कारवां रुकता है और एक आदमी को वैगन्स को गाइड करने की तैयारी होती है, यॉर्क सबसे पहले विचेस से पूछता है कि क्या वो जंगल में जाने के लिए तैयार हैं। जब सब कुछ सेट हो जाता है तो वो नंबर 76 के साथ प्राइवेटली बात करने के लिए कहता है। नंबर 76 यॉर्क की चिंता को समझकर उसे यकीन दिलाती है कि उसने एक्सपीडिशन के दौरान कॉम्बैट और फिजिकल ट्रेनिंग ली थी। वो भी कहती है कि वो आसपास के एक गांव के लोगों में घुल मिल सकती है और बाद में उसे ग्रे कैसल में मिलने आ सकती है। लेकिन यॉर्क को क्रू मेंबर से पता चल गया कि सबसे पास का गांव 15 किलोमीटर दूर है, जो कि इतना मुश्किल है कि जो भी पीछे रुका है वो रात होने से पहले वहां नहीं पहुंच सकता। यॉर्क समझता है कि अगर रात उनका पीछा कर रही है तो 76 अगर पकड़ी गई तो काफी खतरनाक होगा। वो सोचता है कि वो खुद पीछे रुक जाए, क्योंकि उसके अलावा
बाकी सबको अगर पकड़ा गया तो वो मर जाएंगे। लेकिन डर उसे काफी पैरालाइज करता है और वो ये बात जुबान से नहीं कह पाता। नंबर 76 धीरे धीरे यॉर्क के पास आकर अपनी सोच दिखाती है कि वो पीछे रुकने का फैसला कर चुकी है। वो ये कहकर अपनी बात पूरी करती है कि इस एक्सपीडिशन की ट्रेनिंग में हमेशा अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम था, लेकिन इस बार यह फैसला ड्यूटी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लिया है। मुस्कान के साथ वो यॉर्क को बताती है कि वो सोचती थी कि अपनी पूरी जिंदगी अंडरग्राउंड ही गुजार देगी। वो यॉर्क का शुक्रिया अदा करती है उसे बचाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यॉर्क अपने जज्बात को संभालते हुए नंबर 76 को छोड़ने का सोचकर काफी दर्द महसूस करता है। नंबर 76 उसे याद दिलाती है कि जल्दी करें क्योंकि उन्हें जंगल में अब जाना है बिना किसी देरी के। नंबर 76 कैरेज पर चढ़ जाती है और धीरे धीरे चलती है। यॉर्क को समझ नहीं आता कि उसका दिल इतना क्यों दर्द कर रहा है। नंबर 76 सिर्फ एक चीज थी जो उसने खरीदी थी और यह सोचने के बावजूद उसका एक हिस्सा खोया हुआ महसूस होता है। आखिरी बार वैगन्स को देखते हुए यॉर्क का दिल भर आता है और कई तरह के जज्बात उससे घिरे हुए होते हैं। कुछ मिनट बाद जब वो श्योर हो जाती है कि बाकी सब जंगल में जा चुके हैं, वो अपने घोड़े से उतर जाती है और चुपके से परसुअर्स का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सूरज ढलता है, एक ग्रुप ऑफ नाइट्स पूरी तरह से बंधे हुए और बड़े घोड़ों पर बैठे सड़क के आखिरी हिस्से से दिखाई देता है। नंबर 76 उन्हें गिनती है। कुल 35 हैं। जब नाइट्स को वैगन्स और कारवां के बारे में पता चलता है तो लीडिंग नाइट एक सर्च का आदेश देता है। जल्दी ही वो कारवां को घेर लेते हैं और एक नाइट सर रिगन को रिपोर्ट करता है कि सब खाली है। रिगन को लगता है कि ग्रे कैसल के एम्बेसडर को उनके बारे में किसी ने बता दिया होगा, तो वो ठंडे दिमाग से अपने लोगों को सड़क पर फुटप्रिंट्स ढूंढने का आदेश देता है। नंबर 76 के लिए रिगन की इंटेंशंस काफी क्लियर हैं। वो ऑर्डर देता है कि उसके हाथ और पैर काट दिए जाएं और थोड़ी देर के लिए उससे पूछा जाए, जाने कि उसके सामने वाली औरत कुछ नहीं बताएगी क्योंकि उसने खुद पीछे रुकने का फैसला लिया है। आखिरकार वो सिर्फ उसे तकलीफ देना चाहता है। लेकिन नंबर 76 मुस्कुराते हुए नाइट्स के पीछे वाले जंगल की तरफ इशारा करते हुए यह कह देती है कि उनके ढूंढे हुए लोग वहां भाग चुके हैं। यह कहकर वो अपनी बात पूरी नहीं करती। यह सुनकर एक नाइट अपनी तलवार निकालता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो उसे कहने लगता है कि जो वो कह रही थी वो पूरी करें। एकदम से नंबर 76 की आंखें लाल हो जाती हैं और बिजली की रफ्तार से वो नाइट का सिर अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसे जोर से अपने घोड़े से नीचे गिरा देती है। फिर वो ठंडे दिमाग से उसे कह देती है कि नाइट्स को अब विचेस को परेशान करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नाइट उसकी ताकत देखकर हैरान होता है, लेकिन वो अपने आप को उससे ज्यादा नहीं रोक पाता। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, वो उसका सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और एक तेज आवाज के साथ उसका गर्दन मोड़ देती है। यह देखकर बाकी के नाइट्स अपनी तलवारें निकालकर उस पर हमला करते हैं। नंबर 76 ने मरे हुए नाइट को पकड़ा और उसे अपने दुश्मनों की तरफ फेंका। फिर उसकी तलवार उठाई और नाइट की तलवारों को काटना शुरू कर दिया। उसके मूवमेंट्स इतने तेज थे कि उसका ब्लेड आर्मर को आसानी से काट रहा था और एक नाइट के दिल को परफेक्टली टारगेट करके उसे मार डाला। वो नाइट अपने दांतों को कसकर तलवार को पकड़ता है और वह चाहता है कि दूसरे नाइट्स को कोई मौका मिले, लेकिन नंबर 76 ने उसे बिना किसी रिएक्शन का मौका दिए जोरदार किक मारा और दूर फेंक दिया। उसने अपनी तलवार से खून साफ किया और दूसरे नाइट्स की तरफ दौड़ गई। एक को कंधे से पकड़कर और दूसरे को सिर से पकड़कर उन्हें घोड़ों से नीचे गिरा दिया और उनकी गर्दन तोड़ दी। नाइट्स यह देखकर उसे मॉन्स्टर बुलाने लगे। सर रेगन ने उन्हें रास्ते से हटने का हुक्म दिया। वह अपने घोड़े पर सवार होते हुए क्राउड में घुसा और नंबर 76 को कुचल देने की कोशिश की, लेकिन नंबर 76 ने पीछे नहीं हटने का फैसला किया और अपने हाथों से घोड़े के पैर को पकड़ लिया। जो कुछ हुआ वह बिल्कुल अजीब था। उसने सर रेगन और उसके घोड़े को जमीन से उठा लिया और सर रेगन को उसके सैडल से नीचे गिराया। उसका शरीर एक अजीब तरीके से मोड़ गया। नाइट्स ने घबराहट में भागना शुरू कर दिया, लेकिन नंबर 76 ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। रात के अंधेरे में उनकी चीखें सुनाई देने लगीं। नंबर 76 ने सीन को सफाई से खत्म करते हुए नाइट्स के लाशों को जंगल में खींच लिया ताकि उन्हें छुपा सके। चाहे उसे पता था कि जल्दी ही उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन तब तक सब ग्रे कासल में सेफली पहुंच चुके होंगे। वो एक कैरेज में छुपकर बैठी और ध्यान से एक रिंग को एक कंबल के नीचे से निकाला। रिंग को देखने के बाद उसने उसे अपने पास रखा और कैरेज को अगले गांव की तरफ ले गई, जहां से वो ग्रे कैसल के अंदर जाने का प्लान बना रही थी। नंबर 76 को पता था कि यॉर्क बॉर्डर पर ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन वो फिर से मिलेंगे और बॉर्डर टाउन के विचेस को देखने का मौका मिलेगा। चमकती हुई तारों वाली चांद को देखते हुए उसने अपने आप से कहा,
4 सदियां हो गई हैं जब से उस महान फेडरेशन का घटना हो गया जो एक वक्त वास्ट लैंड्स पर राज करती थी। यह बदलते हुए वक्त का सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, वो है रात के आसमान में तारे। नंबर 76 ने फिर से अंडरग्राउंड जाकर किसी ने उससे पूछा कि उसने फीमेल बॉडी में वापस आने का एक्सपीरियंस कैसा फील किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कलाइयों को हिलाया, नोटिंग कि वो पहले से काफी छोटी लगती थी। दिल, जो पहले एक्सपीडिशन के पुराने आदमी से बात करता था, अब अपनी असली, हल्की और फेमिनिन आवाज में बात कर रहा था। वो मजाक करती है कि उसका डिस्गाइज जरूरी था ताकि उसे पकड़ा न जाए, और झुके हुए वो कहती है कि नंबर 76 तो ऑलरेडी उन सब में सबसे अच्छी दिख रही थी। बाद में बात बदलकर इस तरफ जाती है कि फीमेल गॉड पनिशमेंट आर्मी काफी रेयर है। नंबर 76 को ज्यादा चूजी नहीं होना चाहिए। वो अपने नए छोटे बॉडी को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग करने में थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है। उसके दिल से एक टेंटिकल बाहर निकलता है और धीरे से उसके माथे को छूता है, उसे रीअश्योरेंस देते हुए कि कोई जल्दी नहीं है क्योंकि उनके पास काफी वक्त है। फिर एक और औरत की आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि उन्हें मॉर्टल से इंटरेक्ट करने की जरूरत क्यों है, ये सजेस्ट करते हुए कि विचेस से सीधा बात की जा सकती है। तब एक और औरत की आवाज उसे याद दिलाती है कि वो बस विचेस को किडनैप नहीं कर सकते, वरना वो खुद को यंगर जनरेशन के विचेस के लिए मॉन्स्टर्स की तरह दिखाएंगे। एक सीरियस आवाज फिर से ये एम्फसाइज करती है कि दुनिया 400 साल पहले से काफी बदल चुकी है और उन्हें मॉर्टल्स के साथ इंटरेक्ट करना सीखना होगा। उसके बाद वो सीरियस आवाज नंबर 76 से उसके विचार पूछती है। नंबर 76, जो काफी रिलैक्स्ड लगती है, ये कह देती है कि वो जो भी करना पड़ेगा तकीरा की पुरानी शान को वापस लाने के लिए तैयार है। वो अपनी बहनों को रियश्योर करती है कि वो जरूर वो चोजन वन ढूंढ लेगी जो डिवाइन रेट्रिब्यूशन का इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट करेगा। कई औरत की आवाजों ने उसे अच्छे लक की दुआ दी। जमीन पर नंबर 76 कभी कभी तकीरा के सर्वाइवर्स से मिलती थी, लेकिन अपने मिशन को कभी नहीं भूलती थी। उसे लगता था कि चोजन वन को ढूंढना उन्हें जरूर डीमंस को हराने तक ले जाएगा। इस सोच से वो काफी एक्साइटेड थी और अपना पेस तेज कर दिया। 3 दिन बाद यॉर्क और उसकी ग्रुप फाइनली ग्रे कासल के नॉर्दर्न बॉर्डर्स तक पहुंचे, जहां ड्यूक कैल्विन के लोग उनका स्वागत कर रहे थे। जंगल से सफर करते हुए उन्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन वो सेफली पहुंच गए। इस दौरान रोलैंड हिल का सीक्रेट लेटर मिलते ही तुरंत 2 ऑर्डर्स जारी करता है। पहला, उसने नॉर्दर्न टेरिटरी में स्टेशन फर्स्ट आर्मी को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया था ताकि वो यॉर्क की ग्रुप को हर डायरेक्शन से ढूंढ सके। दूसरा, उसने ड्यूक कैल्विन और सभी नोबल्स को नॉर्दर्न टेरिटरी में वॉर के लिए तैयार रहने को कहा। यॉर्क काफी खुश था इस न्यूज को सुनकर, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा अफेक्ट करती थी वो थी उसके बेस्ट फ्रेंड का रिस्पॉन्स। ड्यूक के सीक्रेट लेटर में यॉर्क ने देखा कि रोलैंड ने उसका नाम कई बार मेंशन किया था और उसकी पर्सनल सेफ्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था। रोटी खाते हुए यॉर्क को यह समझ आ गया कि हिल बिल्कुल सही था। किंग का एटीट्यूड सिर्फ शब्दों तक लिमिटेड नहीं था। अब उसे समझ आने लगा था कि रोलैंड ने टिमोथी को कैसे हराया और एक दिन में पुरानी रॉयल कैपिटल को कैसे तोड़ दिया और कैसे वो चर्च के पावरफुल आर्मी को हराने वाले थे। रोलैंड की स्ट्रेंथ मिलिट्री, वेपन्स और इवन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अनमैच्ड थी। यॉर्क को पता था कि अब उसे रोलैंड को एक लेटर लिखना होगा जिसमें वो उन्हें अपनी सेफ्टी के बारे में बताए। उसका सिर्फ एक कंसर्न था और वो थी नंबर 76। जब उन्होंने फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स को बॉर्डर पर देखा, यॉर्क ने उससे मिलने के लिए इंतजार करने की जिद पकड़ ली। सभी ने उसे एडवाइस दी कि वो उसे ड्यूक के कासल में इंतजार करे, लेकिन वो आधा दिन रुक गया। आखिरकार उसे फोर्सफुली ड्यूक के कासल वापस भेज दिया गया। तब अचानक एक गार्ड रूम में आता है और यॉर्क को बताता है कि नंबर 76 वापस आ गई है। यॉर्क जल्दी से बाहर भागता है और उसे कैरेज में लेते हुए देखता है। वो छोटी और कमजोर नजर आती है। उसका बॉडी चोटों से भरा हुआ था और उसका आर्म काफी जख्मी था। नंबर 76 ने आंख मारकर थोड़ा थका हुआ स्माइल दिया। यॉर्क के पास बहुत कुछ कहने का था, लेकिन वो बस ये कह पाया, अच्छा है तुम वापस आ गई। यॉर्क ने उससे उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा। नंबर 76 ने बताया कि वो नाइट्स के पीछे थे जब सूरज डूब रहा था। उन्हें रुकने के लिए उसने घोड़ों को नाइट्स की तरफ दौड़ा दिया और खुद एक घोड़े पर बैठकर नजदीकी पहाड़ियों की तरफ भाग गई। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने रिज से कूदकर अपनी जान बचाई। नाइट्स ने सोचा कि वो मर गई, इसलिए उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। बाद में एक गांव वाले ने उसे बचाया। यॉर्क ने धीरे से उसके बाल छुए और कहा, अच्छा आराम करो, और वादा किया कि जब वो ठीक हो जाएगी वो दोनों मिलकर नेवरविंटर जाएंगे। इसी बीच नेवरविंटर में रोलैंड मार्गरेट से मिलने गया। उसकी आने की रिस्पेक्ट में
रोलैंड ने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाया, खुद उसका वेलकम किया और कैनन से सैल्यूट भी दिया। इससे मार्गरेट को रिस्पेक्ट महसूस हुई और वो थोड़ी सरप्राइज्ड भी थी, क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ एक मर्चेंट ही समझ रही थी। रोलैंड मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अगर मार्गरेट की मदद नहीं होती तो वेस्टर्न टेरिटरी अपनी इस तरह की प्रॉस्पेरिटी नहीं पा सकता था। उसने उसकी दोस्ती के लिए शुक्रिया किया। मार्गरेट को यह एहसास होता है कि वो रोलैंड की दोस्त बनकर बहुत खुश है। पहले से साइंड परफ्यूम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हुए उसने नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी लाए। उसने अपने साथ आए मर्चेंट्स की तरफ इशारा किया जो फ्योर्ड्स के मशहूर लोग थे और रोलैंड के स्टीमशिप प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्टेड थे। उन्होंने झुककर अपना परिचय दिया और रोलैंड ने उन्हें कासल में बुलाया, जहां वो डिस्कशन, खाना और पीना शुरू करते हैं। स्टीम इंजिन्स और स्टीम शिप्स में काफी इंटरेस्ट दिखाते हुए मर्चेंट्स ने रीजनेबल प्राइसेस ऑफर किए और शुरू में ही डिपॉजिट देने को भी तैयार थे। तेजी से कैलकुलेट करते हुए रोलैंड ने जाना कि मर्चेंट्स की रिक्वायरमेंट्स और मॉडिफिकेशंस को पूरा करने में लगभग 1 साल लगेगा। उसने सोचा कि क्या मर्चेंट्स को इतना टाइम ठीक रहेगा। मर्चेंट्स बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की। उनमें से एक मर्चेंट चाहता था कि रोलैंड शिप की मॉडिफिकेशंस के लिए फ्योर्ड के क्राफ्ट्समैन को एम्प्लॉय करे। रोलैंड ने इस बात को डिटेल में पूछा और मर्चेंट ने कहा कि वो क्राफ्ट्समैन को प्रोवाइड करेंगे। मॉडिफाइड शिप्स को पहले उन्हें बेचा जाएगा 10 साल के लिए, जिसके बाद क्राफ्ट्समैन को यह चॉइस मिलेगा कि वो नेवर विंटर में रहे या चला जाए। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे रोलैंड ने 1 साल पहले मार्गरेट के साथ डील की थी। रोलैंड ने इस ऑफर पर थोड़ा सोचा। नेवर विंटर को अगले 10 साल तक हर साल हजारों गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और मर्चेंट्स को 1 दशक बाद मॉडिफिकेशन टेक्निक्स मिलेंगी। रोलैंड को इस नॉलेज को फैलाने का कोई इशू नहीं था। उसके नजरिए में पैडल स्टीमर्स ऑलरेडी आउटडेटेड हो गए थे, जबकि स्टीम टर्बाइंस और ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजिन्स अभी डेवलपमेंट या प्रोडक्शन में थे। इस सोच के साथ रोलैंड ने टेबल पर टैप किया। ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन कुछ डिटेल्स को बदलना चाहता था। जैसे कि उसने प्रपोज किया कि टर्म को 10 साल से 5 साल तक रिड्यूस किया जाए। अगर मर्चेंट्स क्राफ्ट्समैन को वेस्टर्न टेरिटरी में छोड़ते तो रोलैंड प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देने को तैयार था। 2 मेजर मर्चेंट्स थोड़ा सरप्राइज थे रोलैंड के प्रपोजल से और फिर उन्होंने हेजिटेट किया, तुरंत जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने यह एक्सप्रेस किया कि वो अपने मर्चेंट गिल्ड के दूसरे मेंबर्स से इस बारे में बात करना चाहते हैं। रोलैंड, जो समझदार था, उनकी बात समझ गया और इस बात को मान लिया। फिर रोलैंड ने अपना ध्यान गेमर और यंगर मर्चेंट की तरफ मोड़ दिया। वो दोनों पुराने दोस्त थे और रोलैंड के साथ बिजनेस करने वाले पहले बैच के मर्चेंट्स भी थे। आज वो कुछ ज्यादा चुप थे। शुरू में रोलैंड ने सोचा था कि शायद उन्हें स्टीम शिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा फाइन रेड वाइन पी तो गेमर ने बताया कि उन्हें भी स्टीम शिप्स में इंटरेस्ट है। लेकिन वो वुडन पैडल स्टीमर्स नहीं, बल्कि वो मजबूत आयरन क्लैड्स चाहते थे जो रोलैंड ने थंडर के लिए बनाए थे। ये सुनकर मार्गरेट का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जल्दी से रोलैंड को यकीन दिलाया कि उसने गेमर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। रोलैंड ने सिर हिलाकर यह दिखाया कि उसे पता था कि ये मार्गरेट ने नहीं बताया। रोलैंड क्यूरियस हो गया और गेमर से पूछा कि ये इन्फॉर्मेशन उसने कैसे जाने, जबकि रोलैंड ने इसे कोई सीक्रेट नहीं समझा था। थंडर के लिए जो एक्सप्लोरेशन शिप बन रही थी वो अभी कंस्ट्रक्शन के इनिशियल स्टेज पर थी और शिपयार्ड को अच्छे से सिलेक्ट किए गए वर्कर्स के साथ बंद रखा गया था। गेमर ने बताया कि फ्योर्ड्स में सबको थंडर के नए और अनप्रेसिडेंटेड लार्ज एक्सपीडिशन टीम के रिक्रूटमेंट के बारे में पता था। उसके कुछ कनेक्शंस थे कुछ मशहूर कैप्टन से जो थंडर के क्रू में ज्वाइन हुए थे। ये शिप के बारे में इंफॉर्मेशन उसके खुद के थंडर से आई थी, जो अपनी यात्रा को शैडो आइल्स तक ले जाने से पहले अपने शिप की कैपेबिलिटीज को शोकेस करना चाहता था। रोलैंड ने सिर हिलाकर माना। फिर गेमर से पूछा कि और कितने लोगों को यह बात पता थी। गेमर ने कहा कि बस कुछ ही लोग जानते थे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसे एक कैप्टन ने दी थी जो उसका बड़ा फेवर्स का कर्ज रखता था और थंडर की टीम में था। रोलैंड ने यह समझ लिया, लेकिन गेमर को बता दिया कि ऐसे वेसल को बनाना बहुत चैलेंजिंग है और अभी तुरंत दूसरा बनाना पॉसिबल नहीं है। यंग मर्चेंट समझ गया, लेकिन उसने उम्मीद दिखाई कि जब थंडर के साथ डील कंप्लीट हो जाएगी तो उन्हें दूसरा स्टील वेसल बनवाने के लिए प्रायोरिटी मिलेगी। वो 10% डिपॉजिट अप फ्रंट देने को तैयार था और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने पे 34% और बाकी 50% शिप के कंप्लीट होने पर दे देगा। फ्योर्ड्स के लोगों की एडवेंचरस स्पिरिट रोलैंड को फिर से प्रभावित कर गई। मर्चेंट ने प्राइस के बारे में कुछ नहीं पूछा और पहले ही डाउन पेमेंट देने को तैयार था। रोलैंड मुस्कुराते हुए मर्चेंट्स का शुक्रिया किया और उनके ट्रस्ट को अप्रिशिएट किया, लेकिन उसने समझाया कि उसे भी ये शिप्स चाहिए और वो मर्चेंट्स को प्रायोरिटी नहीं दे सकता। कम से कम 3 साल लगेंगे उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में।
स्टील शिप्स पर डिस्कशन के बाद रोलैंड ने फिर गेमर और यंगर मर्चेंट को नए प्रपोजल के साथ देखा। उसने कहा कि वो क्राफ्ट्समैन को कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में शामिल करने का सोच सकते हैं और 10 या 5 साल के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच सकते हैं। रोलैंड ने समझाया कि ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को तेज कर सकता है और उसके बदले में वो उन्हें एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी और नॉलेज दे सकते हैं। गेमर, जो इस ऑफर से थोड़ा सरप्राइज हो गया था, शुरू में इसे मजाक या टेस्ट समझ रहा था और कहा कि वो टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं, बस रोलैंड के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। उसने शिप के पावर और कैपेबिलिटीज को समझा, जो नेवरविंटर सिटी का एक सीक्रेट था। लेकिन जब रोलैंड ने उसे यकीन दिलाया कि वो सच में टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है, तो गेमर और यंगर मर्चेंट दोनों विजिबली सरप्राइज्ड हो गए। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ने कंफर्म किया कि वो टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, बस उन्हें काफी क्राफ्ट्समैन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स और अप्रेंटिसेस। उसने 2000 लोगों की जरूरत का जिक्र किया और ये कहा कि अगर क्राफ्ट्समैन नहीं मिलते तो लिटरेट सिविलियंस भी काम कर सकते हैं। वर्कर्स को इकट्ठा करने का टाइम फ्रेम फ्लेक्सिबल है, 5 साल का विंडो दिया गया है। गेमर ने थोड़ी जोरदार हंसी की। समझ नहीं पाया रोलैंड के असली इंटेंशंस को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रोलैंड के सबसे एडवांस्ड काम में से एक है। रोलैंड ने समझाया कि जो स्टील सी वेसल वो थंडर के लिए बना रहा है, वो सिटी ऑफ नेवरविंटर की करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का पिनेकल है। गेमर, जो रोलैंड के इस एडवांस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के डिसीजन से थोड़ा पजल्ड था, ने डिसाइड किया कि वो इस बात का ज्यादा इंक्वायरी नहीं करेगा और डील पर राजी हो गया। मीटिंग आगे बढ़ी और उन्होंने अग्रीमेंट के सेलिब्रेशन के लिए टोस्ट किया। जब डिजर्ट का टाइम आया तो दूसरे मर्चेंट्स परफ्यूम डील के बारे में पूछने लगे। रोलैंड ने मार्गरेट की तरफ इशारा किया और बताया कि उन्होंने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें मार्गरेट फ्योर्ड से परफ्यूम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करेगी, और अगर कोई परफ्यूम का बिजनेस करना चाहता है तो उन्हें मार्गरेट से बात करनी होगी। इसके बाद रोलैंड ने कुछ नए प्रोडक्ट्स का जिक्र किया, जो सबकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा गया, इंक्लूडिंग मार्गरेट की। फिर रोलैंड ने अपने हाथ की ताली बजाई और एक गार्ड हॉल के बाहर से जल्दी से अंदर आया, 3 यूनिक शेप वाले ग्लास बॉटल्स लेकर। मर्चेंट्स की नजर तुरंत उन बॉटल्स पर गई, जो अजीब रंग के क्लियर लिक्विड से भरी हुई थीं, और उन्होंने सोचा कि ये किसी टाइप का लिकर होगा। एक मर्चेंट ने कमेंट किया कि अगर ये फ्रूट वाइन होती तो शायद परफ्यूम से अच्छा नहीं बिकता, जबकि गेमर ने इंटरेस्ट दिखाया और ग्लास बॉटल्स की तारीफ की। उसने कहा कि अगर कंटेंट्स को छोड़ दिया जाए तो भी ये यूनिकली डिजाइंड ग्लास बॉटल्स खुद ही कुछ गोल्ड वर्थ हैं। फिर मर्चेंट्स ने समझा कि ये ग्लास बॉटल्स कितनी अट्रैक्टिव हैं। पहले तो उन्होंने इन्हें रॉयल कैपिटल के एल्केमी एसोसिएशन के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स समझा। रोलैंड मुस्कुराया और कहा कि की चीज बॉटल्स नहीं, बल्कि अंदर का ड्रिंक है। ग्रुप ने सरप्राइज होकर रोलैंड की तरफ देखा और रोलैंड थोड़ा मिस्टीरियस स्माइल के साथ 2 बार खांसी की और रिवील किया कि ये ड्रिंक एक केओस ड्रिंक है, अपने नाम की तरह। ये अनप्रिडिक्टेबल और यूनिक है। हर बॉटल एक वन ऑफ अ काइंड क्रिएशन है, हर घूंट में एक सिंगुलर टेस्टिंग एक्सपीरियंस देती है। रोलैंड ने बॉटल्स खोली और सबके लिए एक ग्लास पोर किया। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सिप लिया, मर्चेंट्स की रिएक्शंस कुछ ऐसी थी जो रोलैंड ने एंटिसिपेट की थी। उनके चेहरों पर खुशी और अमेजमेंट क्लियरली दिख रही थी। मर्चेंट्स अपनी ओपिनियंस शेयर कर रहे थे, एक के बाद एक अपने ड्रिंक्स पी रहे थे, डर से कि कोई उनका ड्रिंक ना छीन ले। गेमर अपने ग्लास में ग्रीन ड्रिंक को देख रहा था, जो अभी भी फिस कर रहा था। एप्पल का फ्लेवर उसकी जुबान पे था और उसे और चाहिए था, अपने लिप्स चाट कर। गेमर ने अपनी मैनर्स भूल गई। बर्प करते हुए रोलैंड से पूछा कि ये मिस्टीरियस ड्रिंक क्या है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी था। रोलैंड हंसते हुए बोला कि इस ड्रिंक में ड्राई आइस होती है, जो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक भी कह सकते हैं। इनके लिए ये टर्म्स गेमर के लिए कुछ समझ नहीं आए, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं था। फिर रोलैंड ने गेमर से पूछा कि क्या उससे लगता है कि ऐसे एक केओस ड्रिंक अगर मार्केट में लॉन्च किया जाए तो उसका मार्केट में अपना जगह बनेगा। गेमर बिना किसी हेजिटेशन के बोला कि ये डेफिनेटली हिट होगा। पर्सनल टेस्ट्स के हिसाब से 3 अलग अलग फ्लेवर्स की पॉपुलैरिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन हर एक अपने आप में एक शानदार ड्रिंक थी। गेमर ने हिम्मत से यह भी कहा कि जब इन ड्रिंक्स का टेस्ट कर लिया तो किंगडम ऑफ डॉन के फाइनेस्ट फ्रूट वाइन्स भी जल्दी भूल जाएंगे। रोलैंड मुस्कुराते हुए गेमर की ईमानदारी पे कमेंट किया और बोला कि यह कितना अनयूजुअल है कि कोई मर्चेंट अपने गुड्स को इतना तारीफ किए बिना किसी फ्लॉज को ढूंढे ताकि प्राइस कम कर सके। गेमर ने सच्चाई से जवाब दिया कि वो रोलैंड या अपने टेस्ट बड्स को धोखा देना नहीं चाहता था, लेकिन एक सवाल था, ये इतनी अजीब नाम क्यों दिया गया था ड्रिंक को। गेमर और मार्गरेट अपने आइडियाज शेयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केओस एक इनोवेटिव नाम था, लेकिन अगर अलग अलग नाम होते तो हर फ्लेवर की अपनी डिस्टिंक्ट टेस्ट को हाईलाइट किया जा सकता था और ज्यादा मार्केटेबल बन सकते थे। रोलैंड ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी पुरानी बात दोबारा कही कि हर घूंट में कुछ अलग था। असल में
ये 3 बॉटल्स उनके स्टॉक के लास्ट थी। मर्चेंट्स को समझ आया कि ये ड्रिंक्स अब दोबारा नहीं बनाई जा सकती थी। रोलैंड ने एक्सप्लेन किया कि ये इसीलिए उन्होंने इन्हें केओस नाम दिया। हर फ्लेवर अपना यूनिक था और हर घूंट पहली घूंट से ज्यादा वैल्यूबल होती थी। मर्चेंट्स को यह सुनकर शॉक लगा और उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद वो कभी भी वो यूनिक फ्लेवर्स दोबारा टेस्ट नहीं कर पाएंगे जो अब तक उन्होंने एक्सपीरियंस किए। रोलैंड ने डिसमिसिव तरीके से हाथ हिलाया और बोला कि वो केओस ड्रिंक बनाने का प्रोसेस नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे और भी केओस ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, बस उनका टेस्ट अलग है। कॉमन बात सिर्फ ये थी कि उनका टेस्ट एक्सेप्शनल था। मर्चेंट्स को समझ आया कि ये रेयर और हाई क्वालिटी ड्रिंक्स जो रेप्लिकेट नहीं किए जा सकते एक पोटेंशियल गोल्ड माइन हो सकते हैं। गेमर सबसे पहले इंटरेस्टेड हुआ और उसने होप कि रोलैंड अपने प्रोडक्ट्स अपने ट्रेडिंग फ्लीट के साथ शेयर करेगा। उसने अपने शिप्स का बोस्ट किया जो 4 किंगडम्स के कोस्ट्स पर सेल करती थी और रोलैंड को अच्छा रिटर्न प्रॉमिस किया। एक और मर्चेंट क्यूरियस हुआ और उसने पॉइंट आउट किया कि गेमर का प्राइमरी फोकस किंगडम ऑफ डॉन के टेरिटरी पर था और कब वो दूसरे ट्रेड रूट्स पर एक्सपैंड करने वाला था। ये देखते हुए मर्चेंट ने जल्दी से अपनी फ्लीट का बोस्ट किया जो वुल्फहार्ट किंगडम में सबसे एक्सटेंसिव थी। इनके बीच के डिस्प्यूट को देखते हुए रोलैंड ने सजेस्ट किया कि एक जॉइंट ट्रेडिंग गिल्ड बनाई जाए। ये गिल्ड अननेसेसरी कंपटीशन की वजह से प्राइस प्रेशर को रोक सकेगा। पार्टिसिपेंट्स अपने रिस्पेक्टिव टेरिटोरीज पे नेगोशिएट कर सकते हैं और नेवरविंटर सिटी सिर्फ गुड्स सप्लाई करने की जिम्मेदारी ले सकती है। ये अप्रोच मर्चेंट्स को फेमिलियर चैनल्स के थ्रू जल्दी सेल्स करने का मौका देती थी बिना डायरेक्ट कंपटीशन के। प्रॉफिट्स एक प्री अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते जो सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज के लिए सिक्योरिटी इंश्योर करता था। मर्चेंट्स ने जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लेकिन टेरिटोरियल डिविजन्स और प्रॉफिट शेयरिंग के स्पेसिफिक्स के बारे में सवाल उठाए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स हर रीजन में अलग होती थी। रोलैंड ने इन कंसर्न्स को एंटिसिपेट किया था और सजेस्ट किया कि वो डिस्कशंस कंटिन्यू रखें जब तक सभी पार्टीज को सैटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट नहीं मिल जाता। मार्गरेट पहली थी जो सपोर्ट दिखाई और बाकी सब भी उसके बाद फॉलो कर गए। रोलैंड ने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया और उन्हें याद दिलाया कि मिलजुल कर काम करना हमेशा अकेला काम करने से ज्यादा पावरफुल होता है। जल्दी ही जॉइंट ट्रेडिंग गिल्ड एस्टैब्लिश कर दिया गया। इस बीच स्लम्बरिंग आइल पर कैमिला ने उन विचेस के नाम इकट्ठा कर लिए थे जो वेस्टर्न टेरिटरी को सपोर्ट भेजने के लिए तैयार थीं। टिली ने लिस्ट उठाई और उसे ध्यान से देखा। स्लम्बरिंग आइल की विचेस का ज्यादा हिस्सा मदद करने के लिए तैयार था। जो उसने सोचा था उससे काफी बेहतर आउटकम था। इससे पहले टिली ने फ्योर्ड की विचेस के साथ ट्रांसपेरेंट रहा था। उन्हें क्लियरली बता दिया था पुरानी विच किंगडम, फेडरेशन और डीमंस के बारे में, लेकिन हर एक विच के पास फ्योर्ड में रहने का ऑप्शन भी था। कैमिला ने इस पर सोचकर कहा कि ज्यादातर विचेस किंग रोलैंड के चर्च को हराने में इंटरेस्टेड थी और वो सब उससे मिलने के लिए उत्सुक थी। टिली ने कैमिला की चिंता को महसूस किया और जाना चाहा कि वो क्या कहना चाहती थी। कैमिला ने अपनी चिंताएं शेयर की। रोलैंड अभी भी अननोन है और रिस्क है कि विचेस अपना ट्रस्ट टिली से रोलैंड पे शिफ्ट कर लें। कैमिला का मतलब था कि जब बात इंटरेस्ट की हो, खून का रिश्ता कभी कभी एक रुकावट बन सकता है, लेकिन सबसे बेहतर यह होगा कि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया जाए। अगर रोलैंड दूसरे नोबल्स की तरह निकला तो क्या करेंगे? टिली ने लिस्ट रखकर कैमिला का हाथ पकड़ा और उससे एश्योरेंस दी कि उसने ये डिसीजन सोच समझ कर लिया था। उसने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को माना, लेकिन थर्ड डिवाइन वॉर के थ्रेट के नीचे अगर वो फेल हो गई तो फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं रहेगा। उनका करंट शेयर्ड गोल बस सरवाइव करना था। टिली अपनी आंखों में एक अनजानी सी चमक के साथ ये सजेस्ट की कि पूरी तरह से आउटसाइड वर्ल्ड से दूर भागने के बजाय वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके उसमें इंटीग्रेट कर सकती हैं और कॉमनर्स के साथ एक इंडिविजिबल कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट बना सकती हैं। अगर उनके लोग और उनकी एबिलिटीज अलग अलग फील्ड्स में परमिएट कर गई तो अगर रोलैंड स्लम्बरिंग आइल के साथ अपना एग्रीमेंट तोड़ना चाहे तो वो विचेस की पावर के बिना ऐसा नहीं कर पाएगा। कैमिला अभी भी चिंतित थी कि रोलैंड उन पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, पर टिली ने उसे ज्यादा पेसिमिस्टिक न होने की सलाह दी। पिछले 6 महीने के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से रोलैंड ने किसी भी विच पर एक्स्ट्रा लिमिटेशंस नहीं लगाई थी। आखिरकार टिली ने अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखा और माना कि रोलैंड ऐसा नहीं करेगा। कैमिला ने सिर हिलाया और अश्योरेंस दी कि वो वेस्टर्न टेरिटरी के लिए सब कुछ तैयार करना शुरू कर देगी। कैमिला ने फिर कॉन्वर्सेशन शिफ्ट की और कुछ डिस्टर्बिंग रूमर्स के बारे में बताया जो उसने रिसेंटली सुने थे। टिली ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि ये रूमर्स किस नेचर के थे। विचेस में से कुछ लोग ये मानते थे कि उनके एंसेस्टर्स ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था जो सब ऑर्डिनरी लोगों पर रूल करता था और उन्हें फेडरेशन को कॉपी करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए थी जिसमें विचेस रूलिंग पोजीशन में हो ताकि अपने एंसेस्टर्स की पुरानी शान को वापस ला सकें। टिली को तुरंत ब्लड फॉन का ख्याल आया।
कैमिला ने सिर हिलाते हुए एक्सप्लेन किया कि ब्लड फॉन विचेस अपनी स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा मानती हैं, जैसे आई-फाई, शैडो फेदर और नाइटफॉल, और उनके बहुत से ओरिजिनल मेंबर्स एक्चुअली पहले वॉलंटियर्स थे जो नेवरविंटर सिटी को सपोर्ट करने आए थे। कैमिला ने यह भी पता किया कि ये रूमर दूसरी विच ऑर्गेनाइजेशन से आई थी। टिली इस बात पर सोच रही थी और रियलाइज किया कि स्लम्बरिंग आइल खुद भी छोटी छोटी ग्रुप्स से बना था, लेकिन उनमें से कोई भी ब्लड फैंग्स के जैसा पावरफुल नहीं था। कैमिला ने पूछा, क्या उन्हें इन ग्रुप्स के लीडर से बात करनी चाहिए? और टिली ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं। उसका मतलब था कि जब सब वेस्टर्न टेरिटरी में मूव करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि फेडरेशन बस एक इतिहास का हिस्सा है और उनके लिए एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। कैमिला के जाने के बाद एशेस ने टिली से बात की और उसे रिलैक्स करने की सलाह दी। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो वो हमेशा स्लम्बरिंग आइल वापस आ सकती थी। एशेस ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ टिली को रियश्योर किया और कहा कि रोलैंड कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि विच यूनियन उन्हें ऐसे होने नहीं देगा। एशेस नहीं चाहती थी कि टिली हमेशा इतनी ज्यादा प्रेशर में रहे। टिली ने सिर हिलाते हुए अपना फिस्ट क्लेंच्ड किया और कहा कि पहले अपने आप को कन्विंस करना होगा, फिर दूसरे लोगों को मना पाएगी। वो अपने आप में थोड़ा अनईजी थी, लेकिन अपने बाहर के कॉन्फिडेंस को कभी नहीं दिखने दिया। रोलैंड का ये अग्रीमेंट देना कि वो स्लीपिंग स्पेल को कंटिन्यू करेंगे और विचेस को रिलोकेट करने की प्रोसेस मैनेज करेंगे, उनका एटीट्यूड क्लियरली दिखाता था। लेकिन टिली को यह चिंता थी कि क्या स्लम्बरिंग आइल की विचेस नेवरविंटर सिटी में अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएंगी, और थर्ड डिवाइन वॉर के बाद ऑर्डिनरी लोगों की विचेस के बारे में परसेप्शन क्या होगा। उसने स्लम्बरिंग आइल के सब लोगों का फ्यूचर अपने कंधों पर महसूस किया। एशेस ने टॉपिक बदला और पूछा, क्या शिप्स रेडी हैं? टिली ने हाँ कहा और बताया कि उसने एशेस के लिए कई टेक्स्ट बुक्स भी तैयार किए हैं। एशेस ने डर से एक कदम पीछे होते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा कि शिप पर पड़ना उसे सीसिक कर देगा। टिली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर एशेस अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो उसे स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, और कैसे वो ये कर सकती है बिना और नॉलेज के। एशेस, जो अब कन्विंस थी, ने टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का वादा किया। ये देखकर टिली को थोड़ा शांति मिली। नेवरविंटर सिटी वापस आते हुए मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन बर्फ अभी तक नहीं गिर रही थी, जो कि पिछले सालों के कंपैरिजन में काफी देर थी। लेकिन ये नेवरविंटर सिटी के लिए अच्छी बात थी। काफी ग्रेन, वेपन्स और एस्टैब्लिश्ड ट्रांसपोर्ट रूट्स के साथ रोलैंड किसी भी एंडेवर में कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। तभी एक नॉक सुना और अंदर आया, फिर सैल्यूट किया। रोलैंड ने उसे बुलाया, एक मैप खोला और पूछा कि क्या वो विंटर में अपने होमलैंड का सफर करना चाहेगा। उसका यूजुअली स्टोइक चेहरा रेयर एक्साइटमेंट से चमक उठा जब उसने रियलाइज किया कि उसका किंग सदर्न टेरिटरी पर कैंपेन जाने का प्लान बना रहा है। बैटल प्लान डिस्कस करने के बाद वो रूम से निकल गया और नाइटिंगेल मिस्ट से निकलकर सामने आई। रोलैंड को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो सदर्न टेरिटरी में जंग क्यों शुरू कर रहा है। नाइटिंगेल की चिंता को समझते हुए रोलैंड ने एक्सप्लेन किया कि पिछले साल के डीमन स्केल के मंथ के आधार पर 1000 फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स सिटी वॉल्स की रक्षा करने के लिए काफी हैं। ज्यादा कॉशियस रहने के लिए उसने 2500 सोल्जर्स को सिटी वॉल्स के डिफेंस में छोड़ दिया था, और नए रिजर्व फोर्स की रिक्रूटमेंट के बाद नेवरविंटर सिटी को सुरक्षित होना चाहिए। तभी बारोव आया और जॉइंट ट्रेडिंग गिल्ड का फाइनलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। रोलैंड को यह देखकर खुशी हुई, खास तौर पे जब उसने बारोव के एक डिसाइपल द्वारा दिया गया एक मैथमेटिकल इक्वेशन देखा। ये इक्वेशन एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बजाय अग्रीमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही थी, और मर्चेंट्स ने इसकी एक्यूरेसी को एक्सेप्ट किया था। बारोव ने इस मौके का फायदा उठाया और रोलैंड की तारीफ की, जो ये समझकर खुश हुआ कि फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में मैथमेटिकल नॉलेज कितनी प्रैक्टिकल हो सकती है। फिर रोलैंड ने करंट पॉपुलेशन के बारे में पूछा तो बारोव ने जवाब दिया कि नेवरविंटर सिटी में अब 1,10,000 रेजिडेंट्स हो गए हैं। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए बारोव ने एडिथ की रीसेंट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बारे में शिकायत की और कहा कि उसकी कमर्शियल ट्रेड टर्म्स की एक्सपीरियंस की कमी है। नाइटिंगेल, जो मिस्ट में छुपी थी, ने रोलैंड को बताया कि बारोव सच नहीं कह रहा था। बारोव, जो नाइटिंगेल की मौजूदगी से अनजान था, अपनी बात जारी रखता गया, लगभग अपने पुराने कैपिटल और अपने गुजर चुके अनुभवों के बारे में सोचता हुआ। रोलैंड ने जल्दी से उसे रोका और कहा कि अगर ऐसा है तो बारोव को एडिथ को मेंटर करना चाहिए। बारोव थोड़ा हैरान हो गया और ज्यादा कहना चाहता था, लेकिन रोलैंड ने हल्के से कमेंट के साथ डिस्कशन खत्म कर दिया। रोलैंड ने बारोव को अपने सदर्न कैंपेन के प्लान्स के बारे में भी बताया और उसे स्पेसिफिक बैटल प्लान्स और अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी दी। बारोव ने सच्चाई से सिर हिलाया और वादा किया कि वो इसे अच्छे से हैंडल करेगा। बारोव के जाने के बाद नाइटिंगेल सामने आई और कहा कि बारोव ने जो एडिथ के बारे में कहा वो सच नहीं था। रोलैंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने कहा कि बारोव को इस मामले में दोषी या सजा देना सिर्फ उसे एडिथ को खुले तौर पर चुनौती देने से रोकेगा। सिटी हॉल के अंदर बैलेंस बनाए रखने के लिए किसी को एडिथ को रोकना जरूरी था और अभी के लिए बारोव ही ये कर सकता था। नाइटिंगेल थोड़ी पजल्ड थी कि रोलैंड को एडिथ को क्यों रेस्ट्रेंट करना जरूरी लगा, जबकि ये क्लियरली दिख रहा था कि एडिथ सिटी हॉल को संभाल सकती थी। रोलैंड ने थोड़ा हेजिटेशन दिखाया और जवाब देने में मुश्किल महसूस की। क्या वो उसके ज्यादा पावर गेन करने से डर रहा था? पर एक किंग के रूप में वो कभी भी उसे रिप्लेस कर सकता था। क्या उसे डर था कि वो गलत तरीके से काम करेगी या डिग्रीज को बदल देगी? रोलैंड ने सिर हिलाया और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना मुश्किल समझा। बस पावर के चेक्स एंड बैलेंस के लिए किया था। वो हमेशा इस अप्रोच से नफरत करता था। आयरॉनिकली अब किंग होने के नाते पूरी पावर के साथ उसने अपने आप को इस तरह का इंसान बना लिया था जो उसने कभी सबसे ज्यादा नफरत किया था। एक गहरी सांस लेते हुए जब वो नाइटिंगेल का शुक्रिया अदा करने वाला था, नाइटिंगेल ने अचानक बाहर देखने को कहा और रोलैंड को बताया कि बर्फ गिर रही है। रोलैंड ने मुंह मोड़कर देखा और ग्रे आसमान को धीरे धीरे सफेद दाग से भरते हुए देखा। उसने ध्यान से देखा, पता था कि डेमंस का मंथ आ गया था। मीनवाइल हर्मीज होली सिटी में तायफुन ने डीप साई ली, उसके डार्क सर्कल्स ये दिखाते हुए कि रीसेंट नाइट्स में वो नहीं सोया। उसे समझ नहीं आता था कि चर्च की एलीट फोर्स गॉड्स पनिशमेंट आर्मी कैसे हार गई थी। प्योर वंस बिल्कुल गायब हो गए थे और पोप में इनका कुछ पता नहीं था। बाद में पता चला कि माइम कभी ओल्ड पोप का चूजन सक्सेसर नहीं था, क्राउन प्योर 10 को दिया गया था। अब जब डेमंस का मंथ आ गया था तो चर्च कैसे डेमोनिक बीस्ट्स को रोके? तायफुन ने अपना एक कप चाय बनाया और रियलाइज किया कि सिर्फ चर्च की पावर काफी नहीं थी। उसे वुल्फ हार्ट और इटर्नल विंटर की नोबिलिटी को रैली करना पड़ेगा। तभी वो स्वॉर्ड क्लैशेस की आवाज सुनता है। विंडो के पास जाकर नीचे देखा तो एक फाइट चल रही थी। तभी दूर बर्स्ट हो गया और पोप के पर्सनल गार्ड का कैप्टन अंदर आया। उसके साथ 10 गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स थे और तायफुन से जल्दी जाने को कहा। तायफुन ने जोरदार से पूछा कि इन्वेडर्स ने अपनी डिफेंसेस कैसे तोड़ दी। कैप्टन ने बताया कि एनिमी केव्स के अंदर से आई थी। तायफुन को वो केव्स याद आई और उसने सोचा वो केव्स तो बस छोटी बड़ी होल्स का सीरीज था ना। शॉक और कंफ्यूजन के साथ उसने कैप्टन का पीछा किया और एक सीक्रेट डोर के जरिए गया। पासेज से बाहर निकलते ही उसका दिल नीचे गिर गया। 8 एनिमीज खड़े थे उनके स्वॉर्ड्स के साथ, जैसे उन्हें पता हो ये सीक्रेट पैसाज का एग्जिट है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा उसका खून ठंडा कर गई वह थी एक आदमी का चेहरा। वो आदमी वही चर्च का वॉरियर था जो बाद में सोललेस गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर बन गया था। लेकिन तायफुन को याद था कि वो वॉरियर मर गया था। ब्लू हेयर्ड मैन ने कहा, मुझे लगा नहीं था कि मैं फिर से होली सिटी में कदम रखूंगा, और ताना मारा कि एक्ट्रेस लेगेसी के सक्सेसर्स अब कितनी बेइज्जत हालत में आ गए हैं। तायफुन ने डिसबिलीफ में पूछा, तू किस तरह का मॉन्स्टर है? ब्लू हेयर्ड मैन हंसकर बोला, मैं वही वॉरियर हूं जिसे चर्च ने विचेस ब्लड और गॉड्स पनिशमेंट स्टोन से बनाया था, लेकिन लगता है उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया, इसलिए मैं सोललेस गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर बन गया। बिना और कुछ समझाए एनिमीज ने तायफुन की तरफ बढ़ना शुरू किया। तायफुन को हॉरर फील हुआ जब उसने देखा कि उसके गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स एनिमीज की तरफ चार्ज कर रहे थे, लेकिन उनके एडवर्सरीज भी गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स थे और लग रहा था कि वो और भी ज्यादा पावरफुल थे। वो जल्दी और टैक्टिकल वे में तायफुन के फोर्सेस को हरा देते हैं, जमीन पर नीलील करके। तायफुन अपनी जान की बख्शिश मांगता है, कहता है बिना उसके होली सिटी गिर जाएगी और 4 किंगडम्स को डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। ब्लू हेयर्ड मैन तायफुन के शब्दों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि डेमोनिक बीस्ट्स का असली गोल क्या है। तायफुन पीछे क्रॉल करता है, समझ नहीं पाता कि वो आदमी क्या कह रहा है। ब्लू हेयर्ड मैन हंसकर कहता है कि ये सो कॉल्ड आर्च बिशप ने तो रेलिक भी नहीं देखा। तायफुन कुछ और कहने के लिए मुंह खोलता, तभी उसके गर्दन पे ठंडा लगा। दुनिया घूम गई और अंधेरा छाने लगा। ब्लू हेयर्ड मैन के साइड में खड़ा एक आदमी जो तायफुन को मार चुका था बोला, हमें अपने असली काम पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा आदमी याद दिलाता है कि पहले ब्लीडिंग रोकनी चाहिए। तब उसने रियलाइज किया कि वो एब्डोमेन में चोट खा चुका था। उसने अपनी बॉडी में कोई फीलिंग न होने पर गाली दी। जब उन्होंने अपना आर्मर उतारा, एक ने कहा कि ऐसे बॉडी को कीरा में कम से कम 50 गोल्ड मिलेंगे। दूसरा अपना चेहरा छुपाते हुए ये माना कि वो अपने कीरा के दिन याद नहीं करना चाहते थे। अपनी पुरानी जिंदगी के मुकाबले में उन्हें लग रहा था जैसे वो कैद हैं। तभी जो आदमी उसके घाव का इलाज कर रहा था अपनी मस्कुलर चेस्ट के पास जाकर बोला कि उसे फिर से मर्द का टेस्ट लेना है और वो उसे शादी करने के लिए कोई भी दाम देने को तैयार है। बाकी सबने अपने अपने विशेष शेयर की। कुछ को डिलीशियस स्टेक का मन था तो कुछ को धूप में बैठने की आरज़ू थी। छोटी बात यह है कि सबके हाइट और मसल्स तो अच्छे थे, पर उनके चेहरे और आवाज सरप्राइजिंगली लड़कियों जैसी थी। आप में से ज्यादातर लोग अब समझ ही गए होंगे कि क्या हो रहा है। गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स अब 400 साल पुरानी तकवीरा विच के स्पिरिट से पोजेस हो गए हैं। आगे से मैं इन्हें लड़की समझकर बात करूंगा।
उनके प्लेफुल बैंटर के बाद एक ने सीरियस होते हुए सबको याद दिलाया कि उनका मिशन का पर्पस न भूलना। सब अपनी मस्ती रोक के सीरियस हो गए और सीक्रेट चैम्बर के ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचने पर उन्होंने एक सीक्रेट चैम्बर एंटर किया। वहां एक मैजिक स्टोन थी जो हल्की ब्लू लाइट दे रही थी और बाकी रूम खाली था। एक ने हैमर निकाला और वॉल तोड़ना शुरू किया। जल्दी से कुछ निकलते हुए सबने मिलकर वॉल को तोड़ दिया। वो दूसरे सीक्रेट चैम्बर में पहुंच गए जहां एक बड़ा गहरा लाल क्रिस्टल था। यह वही रेलिक था जो उन्हें चाहिए था। ब्लू हेयर का नाम जोए था और पासा की वार्निंग याद आई जो कहती थी रेलिक को मूव करते वक्त ध्यान रखें, फोकस न खोएं और गॉड से जुड़ने से बचें। दोनों ने रेलिक को धीरे धीरे उठाया और बाहर चलने लगे। रेलिक उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। एक को समझ आया कि उसे अपना ध्यान डाइवर्ट करना होगा। यह नहीं समझ पाई कि उसे मर्दों, खाने या कुछ और का सोचना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आवाज घूमी जो उसे रेलिक की तरफ देखने को कह रही थी और सब कुछ देने का वादा कर रही थी। उसने जोई की तरफ देखा लेकिन उसकी आंखें बेजान थीं, जैसे उसका सोल निकल गया हो। समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर जोई को बचाने का इरादा रखते हुए उसने गहरे लाल क्रिस्टल को घूर कर देखा और महसूस किया कि उसका सोल उसमें खींच रहा है। उसने अपने आप को एक ऐसे स्पेस में पाया जहां 4 बड़े इमेजेस थे और कुछ भी नहीं था। जोए का नाम पुकारने पे कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपने आप को शांत किया और इमेजेस पर ध्यान दिया। एक इमेज में एक डेमन था जो खूबसूरत आर्मर पहने बैठा था और फिर अचानक उसकी तरफ चलने लगा। वो वैसे ही पीछे पीछे चलने लगी और उसके पीछे एक बड़ा आई बॉल था जिसमें 3 प्यूपिल्स थे और जो अचानक अपने कई टेंटिकल्स उसकी तरफ खींच रहा था। जैसे ही वो खींच रहे थे उसने दर्द महसूस किया और समझा कि वो अपने असली बॉडी में वापस आ गई है। जब वो खींच रही थी उसने तीसरी इमेज देखी जिसमें वो गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर के बॉडी में थी और जोए उसे खींच रही थी। अचानक सब कुछ गायब हो गया और वो वापस सीक्रेट चैम्बर में आ गई। 2 बार आंखें झपके उसने जोए को देखा और सोचा, क्या ये सब सपना था? जोए ने गुस्से करते हुए दांत पीहे और बोला कि वो गॉड से जुड़ गई थी। उसने समझाया कि उसने जोए को बेजान देखकर समझा कि वो डेंजर में है, लेकिन जोए ने गुस्से में जवाब दिया कि ये सब गॉड्स की इल्यूजन थी और अगर जोए उसे चैम्बर से ना खींचती तो वो हमेशा के लिए ट्रैप्ड रहती। थोड़ी देर तक अपने अनुभव को सोचने के बाद उसने महसूस किया कि ये इल्यूजन नहीं था, ये बहुत रियल लग रहा था और गॉड से इसका कुछ लेना देना नहीं था। ग्रुप के एक और मेंबर ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? जोई ने जल्दी से ग्रुप को इंस्ट्रक्ट किया कि रेलिक को जल्दी मूव करें और वार्निंग दी कि डेमोनिक बीस्ट्स जो हर स्पेस में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं जल्दी ही उन्हें केव में ढूंढ लेंगे। इस बीच समुंदर में एक बोट पे एमी एक्साइटेड होकर कैबिन में दौड़ी और अपने हाथ में स्नो लेकर नंबर 76 के पास गई। ये उसका पहला बार था जब उसने इतनी ज्यादा स्नो देखी थी। नंबर 76 ने एमी को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उसके दिमाग में डेकिरा का सोच चल रहा था जो स्नो से कभी खाली नहीं होता। एक और विच एंटर हुई हर्ब्स लेकर और एमी को यह समझाया कि वो नंबर 76 को डिस्टर्ब न करें जो अभी अपनी चोटों से रिकवर कर रही थी। नंबर 76 ने अपना सिर हिलाकर एमी को आश्वस्त किया कि जब वो ठीक हो जाएगी तो दोनों मिलके वेस्टर्न टेरिटोरी में स्नो के साथ खेलेंगी। ब्रोकन स्वॉर्ड नंबर 76 के पैच को चेंज करने आई और वार्निंग दी कि ये काफी पेनफुल होगा। नंबर 76 जो अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी ने कहा कि वो इसे बर्दाश्त कर सकती है। हर्ब्स लगाने के बाद नंबर 76 नीचे लेटती है। बहुत पसीना आ रहा था और विचेस का शुक्रिया अदा करती है। एमी ने अपने तौलिए से उसका माथा पोंछा और कहा कि उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए था। ब्रोकन स्वॉर्ड ने हाँ में हाँ मिलाई। यॉर्क तब एंटर होता है और तुरंत हर्ब्स की तीखी बू को महसूस करता है। मजाक करते हुए उसे एक शिथोल से कंपेयर करता है। नंबर 76 हंसकर समझाती है कि यह एक ट्रेडिशन है। लोग मानते हैं कि इस गंदगी से बुरी चीजें दूर भाग जाती हैं और हाँ, उसकी तेजी से रिकवरी का क्रेडिट गॉड्स पनिशमेंट आर्मी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी को जाता है, न कि दवाइयों को। नॉर्दर्न टेरिटोरी वापस जाने से पहले नंबर 76 को अपने आप को सीरियसली इंजर्ड करना पड़ता है। ऐसे लगना चाहिए जैसे वो मरने के कगार पर हो। यह कन्विंसिंग बनाने के लिए उसे अपना हार्ट रेट बढ़ाना पड़ता है ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो, ब्लड फ्लो तेज हो और पसीना आए। उसकी कांपती हाथों और एक्सप्रेशंस इतनी बिलीवेबल थे कि कोई भी नहीं समझ पाया कि वो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन यह बात उसे अपने तक रखनी थी। नंबर 76 ने यॉर्क को देखा जो उनके लंबे सफर के दौरान रोज उनसे मिलने आता था। कुछ बातें करने के बाद यॉर्क का मूड थोड़ा साइलेंट हो गया। थोड़ा हेजिटेशन के बाद नंबर 76 ने पूछा, वॉर्कर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सेवा करूं? यॉर्क ने सीरियसली जवाब दिया कि जितना कुछ उन्होंने साथ में गुजारा है, उसने कई बार कहा था कि नंबर 76 अब सर्वेंट नहीं
बल्कि ग्रे कैसल की एक फ्री सिटीजन है। उसने धीरे से यह भी कहा कि वो अभी भी इंजर्ड है और वो ऐसे सिक बैस्टर्ड अपर क्लास नोबल्स जैसे नहीं है जो अजीब फेटिशेस रखते हैं। नंबर 76 ने हंस कर जवाब दिया और फिर यॉर्क से पूछा, क्या तुम्हारे पास मुझसे कुछ कहने के लिए है? इस सवाल पर यॉर्क का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है। उसने अपने सिर के पीछे हाथ लगाया, फिर पूछा, नंबर 76, जब हम नेवरविंटर सिटी पहुंच जाएंगे तो तुम क्या करने वाली हो? द यॉर्क ने अपनी आशा बताई कि अगर नंबर 76 को कोई प्रॉब्लम आए तो वह उसके पास आए। उसने ये भी कहा कि वह नहीं चाहता कि वह दूसरों के लिए काम करे या फिर मेड बनी रहे। जाने से पहले यॉर्क ने उसे रिएश्योर किया कि नेवरविंटर सिटी पहुंचकर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नंबर 76 थोड़ी हैरान थी। क्या यॉर्क ने इतना वक्त सिर्फ यह कहने के लिए हेजिटेट किया था? उसकी चिंता से वो टच हो गई थी और मुस्कुराते हुए उसने यॉर्क का शुक्रिया अदा किया, अपने हाथ में रिंग देखते हुए। नंबर 76 ने सोचा कि सिर्फ चोजन वन को ढूंढकर ही चीजें बेहतर हो सकती हैं। सिर्फ डेमंस को हराकर ही फ्यूचर में उम्मीद की कोई बात हो सकती थी। कुछ दिन बाद उन लोग आखिरकार नेवरविंटर सिटी पहुंच गए। सब लोग नंबर 76 के रूम में इकट्ठा हुए। एमी एक्साइटेड थी, दूसरी दो विचेस थोड़ी हेजिटेंट थी। नंबर 76 का चेहरा इमोशनलेस था और एनी विजिबली एंक्सियस थी, बार बार विंडो की तरफ देखती थी। बाहर सिटी की शोर शराबा सुनाई दे रहा था और नंबर 76 सोच रही थी कि ये इतनी भीड़ क्यों थी जबकि विंटर था। एनी डॉग की तरफ देखती है और सिर्फ 3 औरतें दिखाई देती हैं जो उन्हें बस कैप्चर करने के लिए नहीं आई लगती थीं। एमी एक्साइटेड होकर खड़ी होती है, लेकिन एनी धीरे से सबको अपनी आंखों और इशारे से अपनी राह देखने का संकेत देती है। तभी कैबिन की डोर पर दस्तक होती है और वेंडी, जो नाइटिंगेल और लीव के साथ थी, मुस्कुराते हुए अंदर आती है। वेंडी अपना परिचय देती है और सबको नेवरविंटर सिटी में स्वागत करती है। उनका इतना अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटैलिटी सबको हैरान कर देता है। नंबर 76 सोचती है कि किया में भी नए विचेस का स्वागत इतना कैजुअल नहीं होता था और वो हैरान थी कि लीडिंग विच ने सबसे पहले उनके एबिलिटीज के बारे में नहीं पूछा। तभी नंबर 76 ने देखा कि एक विच जो ब्लॉन्ड थी उसके ऊपर ध्यान से देख रही थी, जैसे सब कुछ समझ रही हो। नंबर 76 थोड़ी शर्माती हुई और अपनी नजर हटा ली। एनी ने वेंडी को इंटरप्ट किया और पूछा, आपने उनके एबिलिटीज के बारे में पहले क्यों नहीं पूछा? वेंडी ने धीरे से जवाब दिया कि एबिलिटी टेस्ट आमतौर पर 3 दिन बाद होता है और उन्हें सफर से थोड़ा थकावट होगी, इसलिए उन्हें पहले रेस्ट करने का सुझाव दिया। एनी फिर भी टेंशन में थी और पूछा कि अगर टेस्ट में उनके एबिलिटीज काम ना आए तो क्या होगा। वेंडी ने प्यार से एश्योर किया कि नेवरविंटर सिटी में विच यूनियन और किंग रोलैंड दोनों यह मानते हैं कि कोई भी एबिलिटी यूजलेस नहीं होती। वेंडी समझती थी कि यह डर उन्होंने वही विचेस से सुना था जो नेवरविंटर सिटी में आए थे और उन्हें एश्योर किया कि कोई भी किसी का कुछ नहीं करेगा। विच यूनियन ज्वाइन करना भी उनकी मर्जी पर है। एनी थोड़ा चौंक गई और क्लैरिफिकेशन मांगी। वेंडी ने धैर्य से समझाया कि अगर वो किंग की सेवा नहीं करना चाहे तो वो ऑर्डिनरी जिंदगी भी जी सकते हैं नेवरविंटर सिटी में। ये रिवेलेशन सबको हैरान कर देने वाली थी और एनी को तो ये समझ नहीं आ रहा था। वेंडी ने फिर एनी का हाथ पकड़कर उससे एश्योर किया और वादा किया कि वो सब कुछ धीरे धीरे समझा देगी। नंबर 76 सोच रही थी कि ये एनवायरनमेंट हाई अवेकनिंग विचेस को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट है और वो यूनियन विच के साथ एक प्राइवेट बात करने का सोच रही थी, शायद उन्हें तकीरा के एक ब्रांच में बदल सके। ब्रोकन स्वॉर्ड ने धीरे से वेंडी से पूछा और उसे लेडी वेंडी बुलाया कि इस सिटी में विचेस किस तरह का काम करती हैं। वेंडी, जो नेवरविंटर सिटी के बारे में बात करने में खुश थी, ने कहा कि उन्हें लेडी बुलाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को सिस्टर्स कहते हैं। उसने समझाया कि जो काम है वो उनके एबिलिटीज से संबंधित है और वो अपनी स्किल्स के मुताबिक काम ढूंढ सकती हैं। जब एमी ने सुना कि कुछ विचेस के पास हीलिंग एबिलिटीज हैं तो उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भर गई। नाइटिंगेल ने वेंडी को देखा और वेंडी ने जवाब में सिर हिलाया और फिर सबको प्रोत्साहित किया कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपनी कहानियां शेयर करें। नंबर 76 को अपने आसपास मैजिक का फ्लो महसूस हुआ और उसे लगा कि ब्लॉन्ड विच नाइटिंगेल शायद कोई पावर इस्तेमाल कर रही है जो झूठ पकड़ सके। अपनी एबिलिटी पर पूरी कॉन्फिडेंस रखते हुए नंबर 76 को यह चिंता नहीं थी कि वो एक्सपोज हो सकती है। एमी से शुरू करते हुए फिर एनी, हीरो और ब्रोकन स्वॉर्ड तक हर किसी ने अपनी पास्ट थोड़ी देर में शेयर की। इस दौरान वेंडी ने कुछ सवाल किए और लीफ अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखती गई। जब क्वेश्चनिंग खत्म हुई, नाइटिंगेल का नजर नंबर 76 पर चला गया। नाइटिंगेल ने नंबर 76 में कोई मैजिक कोर नहीं महसूस किया, जिसका मतलब था कि वो विच नहीं थी। एमी ने नंबर 76 को अपनी फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जो उनकी मदद कर चुकी थी किंगडम ऑफ डॉन के पुरसुअर्स को थोड़ा वक्त देने में। नंबर 76 ने अपनी कहानी और पास्ट बताई और आखिरकार किसी ने भी उस पर कोई शक नहीं दिखाया।
वेंडी ने नंबर 76 का शुक्रिया अदा किया विचेस को बचाने के लिए और उसका स्वागत किया नेवरविंटर सिटी में। नंबर 76 ने अपना शुक्रिया अदा किया। तभी लीफ ने अचानक नंबर 76 के छाती पर लगे रिंग के बारे में पूछा, जो नंबर 76 को हैरान कर गया। नंबर 76 को यह सवाल सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। फिर उसने डर से कहा कि उसने वो रिंग एक एक्सपीडिशन से छुपाकर चुराई थी जिसमें वो पहले काम करती थी। फिर उसने रिंग उतारकर लीफ को दे दिया। ग्रुप ने रिंग को देखा और नंबर 76 को यह समझ में आया कि उसने विचेस को कम अंडर एस्टिमेट किया। लीफ ने कहा कि रिंग में जो मैजिक स्टोन था वो कुछ अलग था। नंबर 76 ने समझाया कि एक्सपीडिशन में जो कुछ भी उन्होंने एंशिएंट रूइन से मैजिकल पावर्स के साथ ढूंढा था वो बेचा जाता था, और कभी कभी वो अपनी बात अधूरी छोड़ गई। वेंडी ने उसे आगे बताने को कहा। तभी उन्हें यह बताया गया कि एक्सपीडिशन में कभी कभी विचेस को ऑक्शन भी किया जाता था। ये सुनते ही सब लोग डर और गुस्से से रिएक्ट कर गए। एमी ने ऐड किया कि उसे भी एक बार ऐसे एक्सपीडिशन में एक नोबल के लिए बेचा जा रहा था, लेकिन यॉर्क ने उसे बचाया। नाइटिंगेल ने ठंडे टोन में एमी को आश्वस्त किया कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें आखिरकार सजा मिलेगी। नंबर 76 अपनी शर्मीली अंदाज में रिंग के बारे में एक और बात की। लीफ ने रिंग नंबर 76 को वापस दे दी और कहा कि मिस एगाथा इसमें इंटरेस्टेड हो सकती हैं। एगाथा का नाम नंबर 76 को थोड़ा फेमिलियर लगा, लेकिन वो तुरंत याद नहीं कर पाई। वेंडी ने सबको रिएश्योर किया कि नेवरविंटर सिटी में सब कुछ बेहतर हो जाएगा और ये जगह उनके लिए सेफ है। उसने किंग रोलैंड के विश्वास के बारे में बताया कि वो एक ऐसे ईरा में विश्वास करते हैं जहां विचेस और ऑर्डिनरी लोग शांति से साथ रह सकते हैं, बिना किसी डर के कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा। अभी भी थोड़ा सा सस्पेशन था, लेकिन ये बातें उनके कुछ घबराहट को कम कर गई। नंबर 76 धीरे धीरे स्ट्रेचर पर पड़कर सेलर्स के द्वारा कैबिन से बाहर ले जाई गई। जैसे ही वो शिप से निकल रही थी, उसने डॉक का पूरा नजारा देखा। भारी बर्फ के बावजूद एक्टिविटी भरपूर थी और जो शिप्स थीं, वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वेंडी अपने चेहरे पर गर्व के साथ मुस्कुराई, सबके फैसिनेशन को देखते हुए। डिप्लोमेटिक बिल्डिंग में वापस नाना उनका इंतजार कर रही थी। वेंडी ने नाना को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके हीरो के कंडीशन का असेसमेंट किया। अफसोस की बात है कि नाना हीरो के लेग्स रीजेनरेट नहीं कर सकती थी जब तक उनके सेवर्ड लिम्स वापस ना मिले रीअटैचमेंट के लिए। एमी थोड़ी डिसपॉइंटेड होकर पूछती है कि क्या उन्हें हीरो के लिए नए लेग्स ढूंढने होंगे। नाना ने सिर हिलाकर जवाब दिया, बताया कि फ्रेशली सेवर्ड लिम्स सबसे बेहतर रहेंगे। ऐसे शब्दों को एक स्वीट दिखने वाली लड़की के मुंह से सुन के विचेस का थोड़ा कांपना हो गया। वेंडी ने मजाक में उसे डांटा, कहकर कि ऐसी डरावनी बातें मत बोल, लेकिन नाना ने इनोसेंट तरीके से समझाया कि जो उसने कहा वो सच था। उसने रोलैंड के द्वारा दिए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया, जैसे कि एक रोस्टर के पंखों को हॉक्स के पंखों से बदलना, ये देखने के लिए कि क्या रोस्टर उड़ सकता है, या फ्रॉग्स और रैट्स के लिम्स को स्वैप करना, या काउज और शीप के बॉडीज को स्वैप करना। नाना ने नई विचेस को लैब का टूर भी इनवाइट किया, अगर उन्हें दिलचस्पी हो, जिसे सबने तुरंत मना कर दिया। सिर्फ नंबर 76 थी जो इंटरेस्टेड थी और उसने रिजल्ट्स के बारे में पूछा। नाना ने आगे बताया कि शुरुआत में ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे, लेकिन जब से लिली ज्वाइन हुई सक्सेस रेट बढ़ गई थी। पर फिर भी जो लिम्स रीअटैच किए गए थे उनका काफी फंक्शन खत्म हो गया था और उससे उन्हें फिर से काटकर वापस लगाना पड़ता था। वेंडी ने जल्दी से नाना का मुंह बंद कर दिया ताकि और डिस्टर्बिंग बातें न हो। ग्रुप एक दूसरे को ऑकवर्ड नजरों से देख रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि कन्वर्सेशन को कैसे आगे बढ़ाएं। वेंडी मुस्कुराई और सबको रियश्योर किया कि हीरो के लेग्स का सॉल्यूशन कभी न कभी मिल जाएगा। उसने नाना के सर पर थपकी दी और कहा कि पहले नंबर 76 के जख्मों का इलाज करो। नाना ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और नंबर 76 को जल्दी से ठीक किया। फिर वह उचक कर देखती है और कहती है, यह अजीब है, ऐसे सिग्निफिकेंट हीलिंग प्रोसेस के बाद कोई कॉन्शियस कैसे रहता है? अक्सर लोग बहुत थके हुए होते हैं या तुरंत सो जाते हैं। नंबर 76 थोड़ा सरप्राइज्ड होती है और एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन एमी ने उससे इंटरप्ट कर दिया। वेंडी के ड्रेस को खींचती हुई और रिक्वेस्ट की कि उसके लेग्स हीरो के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आज के एपिसोड बस इतना ही। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।